हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू जेडवी फ्लिक्स। सोचो अगर आपकी वाइफ अचानक से गायब हो जाती है और बस इतना नहीं बल्कि आपकी छोटी बच्ची एक फ्यूचर का एक सेंटर बन जाती है और वो एक नोवेल में पहुंच गई और इसके अलावा आप खुद भी उसी नोवेल में पहुंच चुके हैं जो कि खुद आपकी वाइफ ने लिखी थी। तो ये कहानी एक ऐसे बाप की जो कि दुनिया से नहीं बल्कि अपनी बुरी किस्मत से लड़ता है। आज हम इस सीरीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं जिसमें हमारा जुनू एक ऐसे वर्ल्ड में पहुंच जाता है जो कि उसकी खुद की वाइफ का लिखा हुआ है। और सीधी सी बात है कि जुनू को उस नोवेल के बारे में सब कुछ पता है, पर फिर भी उस जगह पर जाने के बाद में वहाँ पर सब कुछ बदलने लगता है। जो चीजें बिल्कुल एंडिंग में होने वाली थी वो चीजें पहले ही होने लगती है और इसी वजह से जुनू को अपना खुद का दिमाग लगाकर सभी मेन कैरेक्टर सभी डीमन हंटर्स को अपनी तरफ करना होता है। और बस इतना नहीं बल्कि इसके अलावा जुनू उस वर्ल्ड में जाकर एक खुद का एक बड़ा सा रेस्टोरेंट और साथ में डिलीवरिंग की सर्विस भी चालू करता है, जिस वजह से ये पूरे वर्ल्ड में फेमस हो चुका है। तो चलो फिर ज्यादा कुछ ना बोलते हम सीरीज को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक बहुत बड़ी दीवार को टूटा हुआ दिखाया जाता है और फिर बाद में हमें दिखाया था यहाँ पर काफी सारे लोग घायल पड़े होते हैं। कुछ लोग अभी इनमें जिंदा बचे होते हैं पर वो भी पूरी तरीके से घायल हो चुके होते हैं। हम देख सकते हैं इस जगह पर काफी खतरनाक वॉर चल रही होती है जो कि इंसानों के बीच नहीं बल्कि इंसान और मॉन्स्टर के बीच में हो रही होती है। इस वक्त यहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर होते हैं जिस वजह से यहाँ पर वॉरियर की एक बड़ी टीम मारी जाने वाली होती है। वो सभी लोग अपने कैप्टन से पूछते कि कैप्टन आखिर अब हम यहाँ क्या करें, पर हम देख सकते कि उनके कैप्टन की भी काफी बुरी हालत हो चुकी है और वो इस वक्त अपने साथियों को कुछ भी नहीं बोलता। लेकिन तभी ऐसा लगता है जैसे कोई कार्ड यहाँ पर आ रही होती है। उस कार्ड के अंदर से कुछ अजीब सी रोशनी निकलती है जिस वजह से सभी मॉन्स्टर उस तरफ को जाने लगते हैं। हम देखते हैं कि वो रोशनी बिल्कुल एक रॉकेट जैसी होती है जो कि सीधा हवा में जाते वहाँ पर ब्लास्ट कर जाती है। उसी के साथ में वहाँ पर काफी बड़े बड़े धमाके हो रहे हैं जिस वजह से उन सभी मॉन्स्टर का ध्यान भटक चुका होता है और इस चीज को देखकर वो सभी इंसान भी सोचते हैं कि आखिर अब अचानक से यहाँ पर क्या हो रहा है। कई सारे मॉन्स्टर उस तरफ को देख रहे होते हैं और फिर तभी एक कार्ड की काफी जबरदस्त एंट्री होती है जो कि वहाँ पर धमाके करते हुए उन सभी मॉन्स्टर को मारते हुए आगे निकलती है। और बस इतना नहीं बल्कि उस कार्ड के अंदर से एक तगड़ी सी स्लेश अटैक निकलती है जो कि बाहर काफी सारे मॉन्स्टर को काटने लग जाती है। और फिर इसी के साथ में हम वहाँ पर एक लड़की को देखते हैं जो कि दिखने में ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई हंटर है। अब ये लड़की बाहर आने के साथ ही काफी सारे मॉन्स्टर को मारना चालू करती है। वो एक स्लेश के साथ में और किक मारने के साथ में कई मॉन्स्टर को खत्म कर देती है। अभी यहाँ पर एक और बड़ा सा मॉन्स्टर आता है पर उसके भी एक स्लेश के साथ में गर्दन कट चुकी होती है। हमें दिखाया था कि उस मॉन्स्टर के पास में और भी खतरनाक सी स्लेश अटैक लगने लगती है। इस वाली स्लेश अटैक की स्पीड इतनी ज्यादा तेज होती है जिसके सामने ये लड़की भी कुछ नहीं है। हमें दिखाया था कि ये वाले जो अटैक्स होते हैं ये किसी एक दूसरे पर्सन ने किए होते हैं। इसकी सोड एक अलग ही तरीके से चमक रही होती है। तो अब उस पर्सन को देखकर कुछ लोग बोलते हैं ये तो डीमन हंटर है। वो इतना बोलते हैं तभी उनके कैप्टन की पीछे की तरफ को एक दूसरा मॉन्स्टर आ जाता है। तो इस वक्त ये कैप्टन लगभग मरने वाला होता है। वो पीछे की तरफ मुड़कर देखता है और अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर कोई दूसरे बंदे की एंट्री होती है जो कि अपने एक बहुत ही बड़े हैमर के साथ में उस मॉन्स्टर को एक बार में खत्म कर देता है। ये चीज देखकर तो कैप्टन पूरी तरीके से डर जाता है और वो सीधा नीचे गिर जाता है। वो उन सभी लोगों से पूछता है कि आखिर तुम लोग कौन हो। हम देखते हैं उसके पास वाला पर्सन जिसके पास में हैमर वो बड़ी शांति से खड़ा होता है और फिर उससे बोलते हैं कि अच्छा तुम मेरे बारे में पूछ रहे हो। इतना बोलते हुए एक तरफ को इशारा करने लग जाता है। वो जिस तरफ को इशारा करता है कैप्टन उसी तरफ को देखने लगता है। मैं दिखाया था कि यहाँ पर जितने भी लोग खड़े होते हैं उनके पीछे एक और पर्सन होता है जिसने अपनी बॉडी के ऊपर पट्टियां लगा रखी क्योंकि उसके पास में उसका एक बच्चा भी है। तो उस पर्सन को वहाँ पर अचानक से आता हुआ देखकर सभी इंसान डर जाते हैं और बोलते कि आखिर अब ये कौन है। हम देखते हैं कि वो पर्सन अपने पास में से एक कागज निकालता है और वो उस कागज में लिखा हुआ पढ़ता है और बोलता है कि मिस्टर हांसलर जो कि सिटी के 24 यूनिट के गार्ड भी है वो यहाँ पर है। इस बंदे ने जिसका नाम लिया होता है वो और कोई नहीं बल्कि वो कैप्टन होता है। कैप्टन भी बोलता है कि हाँ ये मैं हूँ, आप मुझसे क्या चाहते हैं। वो बंदा बताता है कि आपकी फैमिली ने मुझे कुछ खाने को और कुछ मेडिसिन का आपको देने के लिए बोला था, इस वजह से मैं आपको ये सब कुछ डिलीवर करने आया हूँ। देखकर कैप्टन बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर ये डिलीवरी करने आए हो, वो भी इतनी बुरी हालत के अंदर। कैप्टन की बातों को सुनकर वो बंदा उसके पास में जाता है और बोलता है कि प्लीज सर इस पैकेज के ऊपर साइन कर दीजिए। कैप्टन बोलता है कि वो सब तो ठीक है पर मेरी फैमिली के बारे में बताओ, क्या आपको मेरी माँ के बारे में पता है कि आखिर उनकी हेल्थ कैसी है। ये बंदा बोलता है मिस्टर हांसलर मैं आपकी फैमिली के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता हूँ क्योंकि मैं किसी से उनकी पर्सनल डिटेल नहीं लेता हूँ, तो इसलिए प्लीज अब आप यहाँ पर साइन कर दीजिए। उस बंदे की इस बात को सुनकर मिस्टर हांसलर वहाँ पर साइन करने लगते हैं और फिर तभी आसमान के ऊपर काफी बड़े बड़े धमाके होने लगते हैं। उस धमाके को देखकर वहाँ पर और भी कई सारे मॉन्स्टर चीखने लग जाते हैं। फिर तभी ये बंदा भी उस धमाके की तरफ को देखकर बोलता है कि बस अब 2 साल बचे हैं। हम देखते हैं कि ऐसा लगता है जैसे इन धमाकों की वजह से जो भी मॉन्स्टर थे वो वहाँ से भाग चुके होते हैं। तो फिर तभी ये बंदा भी वहाँ से जाते बोलता है कि ठीक है फिर मिस्टर हांसलर अब मैं यहाँ से जाता हूँ। मिस्टर हांसलर बोलता है कि जरा रुको, क्या आप सच में डिलीवरी का काम करते हैं? अगर ऐसी बात है तो फिर क्या मैं कुछ डिलीवर कर सकता हूँ? मैं इस चीज के लिए आपको काफी अच्छे से पे कर दूंगा। हांसलर की इस बात को सुनकर ये बंदा वहाँ पर रुकता और उसकी तरफ को घूरने लग जाता है और फिर उन सभी को बोलता है कि मेरे डियर कस्टमर्स आप एक एक करके आगे आइए और मुझे बताइए कि आप सभी लोग क्या डिलीवर करवाना चाहते हैं और कहाँ पर डिलीवर करवाना चाहते हैं, वो सारी चीज मुझे बता दीजिए। तो इस बंदे के इतना बोलने के साथ हमें यहाँ पर इसी की पास्ट स्टोरी को दिखाया जा रहा है क्योंकि ये बंदा हमारा मेन कैरेक्टर है। तो अभी हम यहाँ पर एक सिटी का सीन देखते हैं। इस सिटी के अंदर भी एक बिल्डिंग के अंदर कोई पर्सन लिफ्ट के अंदर होता है। हम उस पर्सन को देख सकते हैं जो कि और कोई नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर है। तो हमारा मेन कैरेक्टर जुनहू इस वक्त
काफी ज्यादा परेशान होता है। तभी हम उसके पास में और भी लोगों को देख सकते हैं, वो आपस में बात कर रहे होते हैं। लेकिन तभी जुनू काफी तेजी के साथ में वहाँ से निकलने लगता है। वो बहुत ही तेजी के साथ में लिफ्ट के बटन को दबाने लगता है और वो कोशिश करता है कि लिफ्ट जल्दी से जल्दी खुल जाए। उसको इतनी जल्दी करते हुए देखकर पास के लोग भी बोलते कि आखिर अब इसको क्या हो चुका है। हम देखते हैं कि लिफ्ट अब फर्स्ट फ्लोर के ऊपर पहुंच गई है और जैसे लिफ्ट के दरवाजे खुलते हैं जुनू काफी तेजी के साथ में बाहर भागने लगता है। ये चीज देखकर एक बंदा बोलता है आखिर इसको क्या हो गया है, ये इतनी ज्यादा जल्दी में क्यों लग रहा है। इसके अलावा ये तो मुझसे छोटा है, तो फिर इसकी उम्र इतनी ज्यादा क्यों दिखाई दे रही है। ये सुनकर वो बुढ़ा आदमी बताता है ये बंदा जो कि इतनी ज्यादा जल्दी में, जो कि जल्दी जल्दी अपने बस काम को करना चाहता है और फिर जल्दी से कहीं पर जाते हुए पहुंचना चाहता है। इस बंदे की लाइफ ऐसी बिल्कुल नहीं थी। मैंने सुना है इसकी वाइफ गायब हो चुकी है और साथ में इसका एक बच्चा है जिसके लिए सब कुछ करता रहता है। हम देख सकते हैं जुनू काफी तेजी के साथ में कहीं पर जाता है। ऐसा लगता है कि हमारा जुनू हॉस्पिटल में जा रहा है। तो अब यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर हम जुनू की बेटी को देख सकते हैं जिसका नाम एयोंग है, पर ऐसा लगता है उसकी हालत काफी ज्यादा खराब है। तो एयोंग को एक बहुत ही ज्यादा अलग बीमारी है जिसके बारे में डॉक्टर ने बताया था कि उसकी बॉडी का एक हिस्सा काफी तेजी के साथ में ग्रो कर रहा है, मतलब एक तरफ से उसकी उम्र बढ़ती जा रही है। सारी चीज जब डॉक्टर ने उसे बताई दी तब हमारा जुनू काफी ज्यादा निराश भी हुआ था, पर वो आखिर इन सब में क्या ही कर सकता था। अपनी बेटी को बस किसी न किसी तरीके से जिंदा रखना चाहता था। एयोंग की बीमारी इतनी ज्यादा रेयर है कि उसकी मेडिसिन के अंदर काफी ज्यादा पैसे लगते हैं। हमारे जुनू को हर महीने हजारों डॉलर एयोंग के लिए लगाने पड़ते हैं। इसी वजह से जुनू बिना खाए पिए बिना सोए बस लगातार काम करता रहता है और काम के दौरान ही उसे कई बार अपनी बच्ची को भी संभालना पड़ता है कि उसके साथ में उसकी वाइफ भी नहीं है और उसकी वाइफ उसके साथ में नहीं होती तो फिर ये सारा काम सच में काफी ज्यादा आसान होता। पर फिर भी जुनू ने कभी हार नहीं मानी। लेकिन एक दिन उसकी लाइफ पूरी तरीके से बदल गई। उसके मुंह से अचानक से काफी ब्लड निकला था। इस वजह से वो हॉस्पिटल में जाकर चेक करवाता है। तभी डॉक्टर वहाँ पर उसे एक चीज बताते हैं। वो बोलते कि तुम्हें स्टोमक का कैंसर हो चुका है। ये स्टोमक कैंसर इतना आगे बढ़ चुका है कि अब इसको ठीक नहीं किया जा सकता। तो इसी चीज के साथ में जुनू की पूरी लाइफ बदल जाती है। उसको ऐसा लगता है कि अब वो अपनी बच्ची को और भी ज्यादा समय तक नहीं बचा पाएगा। जुनू अपने आप से बोलता है कि आखिर गलती कहाँ पर हो गई। क्या सब कुछ तब गलत हुआ था जब मैं उससे पहली बार मिला था, या फिर तब सब कुछ गलत हुआ जब मेरी बेटी एयोंग ने जन्म लिया था, या फिर सब कुछ तब गलत हुआ था जब मैं अकेला रह गया था। मैं दिखाया था हमारा जुनू इस वक्त काफी ज्यादा दुखी होता है और वो बारिश के अंदर भी कुछ पेपर्स को लोगों में बांट रहा होता है, पर कुछ लोग उसके पेपर को लेकर बस जमीन में फेंक रहे होते हैं। और फिर तभी हमें पता चलता है उस पेपर के अंदर लिखा होता है कि हमारी जुनू की वाइफ गायब हो चुकी है। और ये सब कुछ कैसे हुआ इसके बारे में किसी को भी कुछ भी पता नहीं चलता। हम देख सकते हैं हमारा जुनू अंदर से पूरी तरीके से टूट चुका होता है। वो अपनी बेटी को लेकर बारिश के अंदर खड़ा होता है। उसकी बेटी बार बार उसको आवाज लगाने की कोशिश करती है। उसकी बेटी की हालत खराब हो चुकी है क्योंकि उसको बारिश से थोड़ा सा कोल्ड भी हो चुका है। पर हमारा जुनू एक अलग ही दुनिया में पहुंच चुका है। वो बस यहाँ पर अपनी बेटी को लेकर एक बड़ी सी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ चुका है और ऐसा लगता है कि जैसे वो अपनी बेटी को लेकर बस यहाँ पर सुसाइड करना चाहता है। लेकिन तभी हमारी एयोंग धीरे से डाडा बोलती है। ये चीज सुनने के साथ में जुनू को अचानक से होश आता है। वो अपने आप को संभालते हुए अपनी बच्ची को देखने लगता है। वो नोटिस करता है कि उसकी बच्ची की हालत काफी ज्यादा खराब है। बार बार बस लगातार खांसे जा रही होती है और फिर भी वो बार बार डाडा बोल रही होती है। और वो फिर जुनू के हाथ को काफी कसकर पकड़ने लगती है। ये चीज देखकर जुनू को पूरी तरीके से होश आ जाता है। वो अपनी बेटी को पकड़ते हुए बोलता है, मेरी बेटी एयोंग, आखिर ये क्या हो रहा है, आखिर मैं यहाँ पर क्या कर रहा था। वो अपनी बेटी को जोर से गले लगाता और बोलता कि मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हारी हालत और ज्यादा खराब हो गई, मैं तुम्हें जल्दी से घर लेकर जाऊंगा। इतना बोलते हुए जुनू काफी जोर से रोने लग जाता है और वो बार बार अपनी बेटी एयोंग को सॉरी बोल रहा होता है। थोड़ी देर तक रोने के बाद में जुनू बोलता है, मेरी बेटी एयोंग, चलो हम जल्दी से घर चलते हैं, मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ी सी सर्दी लग चुकी है। जुनू इतना बोलते हुए एयोंग को लेकर जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक से उनके पीछे की तरफ को एक बिजली गिरती है और इसकी आवाज इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि इस चीज की वजह से एयोंग भी डर जाती है और साथ में जुनू भी डर जाता है। और फिर तभी अचानक से जुनू का पैर भी वहाँ से स्लिप हो जाता है और इसी चीज की वजह से अब जुनू नीचे की तरफ को गिरने लगता है। इस वक्त उसके हाथ से उसकी बेटी भी छूट चुकी होती है। उसकी बेटी एयोंग को कुछ भी नहीं पता कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। तो बस लगातार अपने डाडा को देखे जा रही होती है। इसी के साथ में वो काफी तेजी से नीचे गिर रही होती है और वहीं दूसरी तरफ से जुनू जो कि नीचे गिर रहा होता है, वो इस वक्त अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। वो बस अपने हाथ को आगे की तरफ को करते हुए जुनू को कैसे न कैसे पकड़ने की कोशिश करता है। इस वक्त तक जुनू को ऐसे लग रहा था कि जैसे उसकी लाइफ बस एक ही पल में खत्म होने वाली है। लेकिन तभी नीचे गिरते गिरते सब कुछ बदलने लगता है। जुनू एक बहुत ही ज्यादा अजीब सी जगह पर जाकर गिरता है जहाँ पर अचानक से उसके ऊपर एक अजीब सी परछाई भी आने लगती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि जुनू के पास में काफी बड़े बड़े अजीब से क्रिएचर होते हैं। अब हमें पता चलता है जिस वक्त हमारा जुनू अपनी बेटी एयोंग के साथ में नीचे गिर रहा था उसी वक्त वहाँ पर कुछ अजीब सा हुआ था। इस वजह से जुनू और एयोंग दोनों गिरते गिरते एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। इस वक्त हमारा जुनू किसी एक अलग डायमेंशन में पहुंच चुका है जहाँ पर आसपास में कुछ भी नहीं है और वो बस लगातार एक ही जगह पर फ्लोट करता जा रहा है। इस वक्त जुनू को ऐसा फील होता है जैसे वो कई दिनों कई हफ्तों से बस लगातार फ्लोट कर रहा है और इसी वजह से जुनू बस लगातार अपनी बेटी को आवाज लगा रहा होता है। वो बस कई घंटों तक और दिनों तक लगातार रोता रहता है और इसी वजह से बार बार बेहोश भी हो जाता है। हम देख सकते हैं कई दिनों तक इसी तरीके से होने के बाद में जुनू की हालत काफी बुरी हो चुकी होती है। लेकिन अब फाइनली जुनू इतने लंबे समय से फ्लोट कर रहा है कि अब वो फाइनली किसी दूसरी लोकेशन पर पहुंचता है। जुनू के पीछे की तरफ को रोशनी आती है और वो पीछे पलट कर देखता है। तभी हम देखते हैं उसके नीचे एक
एक बहुत बड़ी सी सिटी होती है। हमारा जुनू उस सिटी को देखकर उसको पहचानने लगता है। वो बोलता है इसकी ये दीवार है, इसका ये जंगल जो कि बहुत ही ज्यादा डार्क है, और इसके अलावा इसके अंदर ये जो छोटी सी बस्ती है, मैं इसको देखकर काफी अच्छे से पहचान पा रहा हूँ। मैं इस जगह पर आज से पहले कभी भी नहीं आया, पर फिर भी मैं इस जगह को काफी अच्छे से पहचानता हूँ। जुनू किसी सेने नाम वाली जगह का नाम लेता है और वो बोलता है कि ये जगह तो मेरी वाइफ के लिखे हुए नोवेल के अंदर थी। तो जुनू इतना बोलते हुए नीचे की तरफ को देखे जा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से उसको अपने सर के अंदर काफी अजीब सी आवाज आने लगती है। इन आवाजों की वजह से जुनू को काफी ज्यादा दिक्कत भी होती है। वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर किसकी आवाज है, आखिर कौन चिल्ला रहा है। हम देख सकते हैं जुनू के सर के अंदर इतनी तेज आवाज आती है कि वो फिर से पास आउट हो जाता है। अब उसके आसपास में कुछ अजीब सा नजारा दिखने लगता है। ये सब कुछ उसके मन में चल रहा है या फिर उसके आसपास में चल रहा है, यह हमें बिल्कुल नहीं पता। पर हम देखते हैं कि जुनू वहाँ पर अपनी बेटी एयोंग को देख पा रहा होता है, पर अभी उसकी बेटी एयोंग किसी मोस्टे के हाथों में होती है, और ये चीज देखकर जुनू पूरी तरीके से चौंक जाता है। तो अब जुनू वहाँ पर वो जो अजीब सा मिराज उसे दिख रहा होता है, वो उसके पास में जाता है और वो बार बार अपनी बेटी का नाम ले रहा होता है। लेकिन वो जो मिराज या फिर जो भी हल्की सी मेमोरी थी जो उसे दिख रही थी, वो अचानक से वहाँ से गायब हो जाती है। जुनू बोलता है कि ये सच में मेरी बच्ची थी, आखिर उसके साथ में क्या हो रहा है और वो कहाँ पर है, मुझे सच में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। इतना बोलते हुए जुनू का दिमाग सच में खराब हो चुका होता है और वो अब काफी जोर से चीखने लग जाता है और बोलता मुझे बताओ कि मेरी बच्ची कहाँ पर है। जुनू इतना चिल्लाते हुए बोलता है और फिर तभी किसी की आवाज आती जो कि बोलता है कि तुम्हें तो इस जगह पर नहीं होना चाहिए था। इस आवाज को जुनू सुनता है और वो शायद उस आवाज को पहचान चुका होता है। इस वजह से हम देख सकते हैं कि वो काफी ज्यादा चौंक चुका है। लेकिन तब यहाँ पर काफी खतरनाक लाइट चमकती है और इसी के साथ में हमारा जुनू वहाँ से गायब हो चुका होता है। लेकिन जुनू यहाँ से गायब होते हुए बोलता है कि अगर ये सच में वही जगह जो कि मेरी वाइफ की नोवेल के अंदर थी, तो फिर ये जगह नरक से भी ज्यादा बुरी होने वाली है। जुनू के इतना बोलते हमारा सीन चेंज होता है। हम इस नोवेल की वर्ल्ड का सीन देखते हैं जहाँ पर कई सारे घरों के ऊपर की तरफ काफी सारे मोस्टर घूम रहे होते हैं। लेकिन तभी हम यहाँ पर किसी की एक स्लेश अटैक को लगता हुआ देखते हैं। हमें यहाँ पर स्लेश अटैक मारने वाले एक बंदे को भी दिखाया जा रहा होता है और शायद इस बंदे को हमने कहानी की स्टार्टिंग में भी देख लिया था। तो हम देख सकते हैं कि ये बंदा अब यहाँ पर मोस्टर से अकेले फाइट कर रहा होता है और उस वक्त एक मोस्टर उछलते हुए उसके ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन तभी वो मोस्टर अचानक से बीच में से फट जाता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने अपने किसी मैजिक का यूज किया है। तो हम देखते हैं कि वो मोस्टर जैसे ही फटता है तभी उसका ब्लड हमारे इस बंदे के मुंह पर लगता है। तभी वो बंदा मुंह साफ करते बोलता है कि मुझे ऐसा लगा था कि तुमने मुझे बोला कि जैसे यहाँ पर बस एक ही मोस्टर है। तो हम इस बंदे के पास में एक लड़की को देखते हैं जो कि बोलती कि मैं इसमें क्या करूँ, सब कुछ सिटी गार्ड की गलती है। हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम लूसी होता है। तो लूसी बोलती कि गार्फ मैं सच में तुम्हारे पर भरोसा कर सकती हूँ। ये सुनकर गार्फ तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि लूसी उसे बोल रही होती कि तुम्हें यहाँ पर इन सभी मोस्टर को अकेले खत्म करना होगा क्योंकि मैं तब तक थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। लूसी इतना बोलती कि तब इन दोनों को अचानक से बगल में से थोड़ी सी आवाज आती है। उस आवाज को सुनकर उस तरफ को देखने लगते हैं और फिर तभी हम देखते कि आसमान में काफी खतरनाक सी लाइट चमक रही होती है। वो लाइट इतनी ज्यादा होती है कि उसकी रोशनी नीचे तक पड़ रही होती है। तो ये चीज देखकर लूसी भी बोलती कि अब आखिर ये क्या चीज है। तो वो लोग इतना बोलते हैं कि तभी उस लाइट की रोशनी लगातार बढ़ रही होती है और फिर तभी काफी तेजी के साथ में वो लाइट सीधा एक घर में जाकर गिरती है और इस लाइट की वजह से वहाँ पर एक काफी बड़ा सा धमाका भी होता है। तो अब हमें दिखाया था वो लाइट जो कि काफी तेजी से नीचे गिरी होती है, उसके अंदर हमारा जुनू होता है। जुनू की ये वाली एंट्री एवेंजर इन्फिनिटी वॉर की बिल्कुल हल्की की जैसी थी। तो हम देखते हैं कि जुनू इस वक्त अपने आप को संभालने की कोशिश करता है और फिर तभी उस टाइम तक गार्फ और लूसी भी वहाँ पर पहुंच गए होते हैं। वो दोनों देखना चाहते हैं कि आखिर ऐसी क्या चीज है जो कि इतनी तेजी के साथ में आसमान से गिरी है। तो लूसी जैसी वहाँ पर जाकर देखती है वो काफी ज्यादा चौंक चुकी होती है क्योंकि वो नोटिस करती कि वहाँ पर कोई एक चीज नहीं बल्कि एक इंसान गिरा होता है और ये इंसान और कोई नहीं बल्कि हमारा जुनू होता है। तो अब हमारा सीन चेंज होता है। हमें दिखाया था कि काफी सारे मोस्टर उस तरफ को बढ़ने लगते हैं। वो सभी मोस्टर मिलकर उसी घर की तरफ जा रहे जिस तरफ हमारा जुनू गिरा होता है। तो अब ये चीज लूसी नोटिस कर लेती है और वो गार्फ को चिल्लाते हुए आवाज लगा रही होती है। वो बोलती कि गार्फ जल्दी से उस आदमी को जाकर बचाओ। लूसी की इतना बोलते हम नीचे की तरफ को हमारे जुनू को देखते हैं जिसके पास में काफी सारे मोस्टर पहुंच चुके होते हैं और इस वक्त वो अपने आप को उनसे बिल्कुल नहीं बचा सकता है। इसी वजह से वो तो बस जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। लेकिन तभी जुनू के सामने गार्फ की एंट्री होती है जो कि बिल्कुल एक हीरो की तरह उसे बचाने के लिए आ चुका होता है। गार्फ यहाँ पर आने के साथ ही अपने हैमर जैसे वेपन से एक तगड़ा सा अटैक करता है। उसका अटैक इतना पावरफुल होता है कि एक बार में कई मोस्टर को खत्म कर देता है। तभी सारी चीज दूसरी तरफ से हमारा जुनू भी देख रहा होता है। जिस वक्त वहाँ पर गार्फ को देख रहा होता है तभी इसको कोई बंदा याद आने लगता है। उस बंदे को याद करते हुए जुनू अचानक से खड़ा होता है और बोलता है कि गार्फ तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो, आखिर लूकस कहाँ पर चला गया। ये सुनकर तो गार्फ की भी फट चुकी होती। वो बोलता है कि आखिर ये क्या बकवास है, आखिर तुमने अब ये भी क्या बोला, तुम आखिर मेरे बारे में कैसे जानते हो। गार्फ जब तक ये सब कुछ बोल रहा होता है तब तक उसके ऊपर एक मोस्टर ने भी अटैक किया होता है पर गार्फ अपनी शील्ड को आगे करते हुए उस मोस्टर से बड़ी आसानी से बच जाता है और उसके अटैक को रोकने के साथ में उसने अपने वेपन के साथ में उस मोस्टर को मार भी दिया होता है। उस मोस्टर को मारने के बाद में गार्फ जुनू को बोलता है कि आखिर तुम मेरे नाम के बारे में कैसे जानते हो। जुनू इतना बोलते है कि तभी वहाँ पर किसी बच्चे की
रोने की आवाज आती है और ये सुनने के साथ तो जुनू उस तरफ को मुड़कर देखने लगता है। अभी हम देखते कि वहाँ पर एक पर्सन होता है जिसके पास में एक छोटा बच्चा होता है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर और भी कई लोग हैं जो कि बोलते प्लीज हमारी जान बचा लो। अब इन बंदों की बातों को सुनने के साथ में गार्फ अपना सर पकड़ लेता है और वो फिर सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इनकी जान बचानी पड़ेगी। इतना बोलते हुए गार्फ अपने कवच को उतारने लगता है और फिर इसी के साथ में उसने अपनी शील्ड को भी पटक दिया होता है। तो अपनी शील्ड और कवच को नीचे गिरा देने के बाद में गार्फ चिल्लाते हुए बोलता है कि कमीनो अब आ जाओ, आज मैं तुम सभी मॉन्स्टर्स को अपने हाथों से मारने वाला हूँ। अब गार्फ को ऐसा करता हुआ देखकर जुनू मन में बोलता है कि पता नहीं क्यों मुझे सब कुछ देखा हुआ लग रहा है। जुनू की इतना बोलते बोलते दूसरी तरफ गार्फ उन सभी मॉन्स्टर के सामने जा चुका होता है और उनके पास में पहुंचने के साथ ही बस अपने पंचेस की मदद से उनके ऊपर अटैक करना चालू करता है। गार्फ ने एक बहुत ही तगड़ा सा पंच एक मॉन्स्टर के फेस पर मारा होता है। उसके एक ही पंच के साथ में उस मॉन्स्टर की चीखें निकल जाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ को जुनू अपने मन में कुछ ना कुछ तो सोच रहा होता है। वो वहाँ पर बैठे हुए सभी लोगों को भी देख रहा होता है और उसके मन में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ को हमारा गार्फ अभी भी मॉन्स्टर से फाइट कर रहा है। तभी लूसी उससे चिल्लाते हुए बोलती कि गार्फ तुम ठीक तो हो ना। गार्फ चिल्लाते हुए बोलता है कि लूसी तुम दूर रहना क्योंकि मैं अभी मॉन्स्टर से गिर चुका हूँ। लूसी बोलती तुम चिंता मत करो, मैं इन सभी मॉन्स्टर को अभी दूर भगा देती हूँ। तो ये सारी बातें सुनते हुए और सारे सीन को देखते हुए जुनू मन में बोलता है कि पता नहीं क्यों सब कुछ मुझे देखा हुआ लग रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ मैं पहले से बढ़ चुका हूँ। तो जुनू को अब अचानक से याद आता है कि लूसी इस समय पर काफी बुरी तरीके से घायल हो जाती है। जुनू बोलता है कि मैं समझ चुका हूँ कि ये उस नोवेल का सबसे शुरुआती हिस्सा चल रहा है। तो अब जुनू अचानक से अपने कपड़ों को उतारने लगता है और उसको ऐसा करता हुआ देखकर गार्फ बोलता है कि तुम्हें थोड़ा दूर रहना चाहिए क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरा है। गार्फ इतना बोलते हुए जुनू को देखता और सोचता है कि आखिर ये बंदा क्या करना चाहता है। हम देख सकते हैं जुनू इस वक्त काफी ज्यादा घबरा रहा होता है। उसकी पूरी बॉडी कांप रही होती है पर वो फिर भी बोलता है कि मुझे अपनी बच्ची को बचाना है, इसलिए मैं जो कुछ भी हो सकता है वो सब कुछ करूंगा। और इसके अलावा गार्फ तुम्हें अब यहाँ पर अपने मास्टर लूसी के पास में जाना चाहिए, तुम्हें उसे जाकर बचाना चाहिए। तो अब यहाँ पर अचानक से हमारा सीन चेंज होता है। हमें जुनू की पास्ट की मेमोरी दिखाई जा रही है जिसमें जुनू इस वक्त किसी नोवेल को पढ़ रहा होता है। उस नोवेल को पढ़ने के बाद में जुनू काफी जोर से रोने लग जाता है और रोते हुए बोलता है कि सच में गार्फ के साथ में काफी ज्यादा गलत हो रहा है। एक तो ये इतनी मुश्किल के साथ में हंटर बन पाया और फिर इसके बाद में काफी लंबे समय बाद उसको एक मास्टर मिल पाया जिसके ऊपर अपने पूरे दिल से भरोसा कर सके। लेकिन उसके बाद में उसे क्या मिलता है, उसके मास्टर आखिर में मारे जाते हैं। सच में गार्फ के साथ में काफी ज्यादा बुरा हो रहा है। जुनू की सारी बातें उसके सामने उसकी वाइफ सुन रही होती है और वो बोलती कि क्या सच में गार्फ के साथ में काफी ज्यादा बुरा हो रहा है और क्या ये सच में काफी ज्यादा दुखी की बात है। जुनू अपना सर हिलाते हुए बोलता है कि सच में उसके साथ में बहुत ही ज्यादा बुरा हो रहा है। जुनू बोलता है कि प्लीज गार्फ की इस वाली स्टोरी को थोड़ा सा बदल दो और उसकी वाइफ उसे बोलती कि नहीं ये चैप्टर पहले से रिलीज हो चुके, अब मैं इनको नहीं बदल सकती। तो जुनू की वाइफ कितना बोलती है। हमारा सीन चेंज होता है। अब हम फिर से उसी वर्ल्ड का सीन देखते हैं। हमें दिखाया जाता है कि काफी सारे मॉन्स्टर किसी के पीछे भाग रहे होते हैं। फिर हमें पता चलता है कि ये सभी मॉन्स्टर और किसी के नहीं बल्कि हमारे लूसी के पीछे पड़े होते हैं क्योंकि लूसी के पास में एक ऐसी अजीब तरीके की सीटी होती है जिसको बजाने के साथ में उन सभी को अपने पीछे ला रही होती है। ये जो सीटी होती है ये भी एक मॉन्स्टर जैसी सीटी होती है। इसको बजाने के बाद ही सभी मॉन्स्टर उसके पीछे पड़ सकते हैं। लूसी बार बार इसको बजा रही होती है और फिर फाइनली वो एक जगह पर जाकर रुकती है और फाइनली उसको और भी काफी जोर से बजाती है जिससे कि आसपास के जितने भी मॉन्स्टर वो सभी उसकी तरफ को खींचे चले आए। तो लूसी पूरी जान के साथ में उसको बजाती है और फिर तभी वो स्माइल करते हुए सभी मॉन्स्टर की तरफ को देखती है। लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि वहाँ पर वो जितने भी सभी मॉन्स्टर थे वो अचानक से अपना सर झुकाकर नीचे बैठ जाते हैं। वो अभी वहाँ पर इस तरीके से नीचे बैठे होते हैं जैसे कि उनके सामने कोई उनका राजा आ चुका होता है। तो इस वक्त लूसी को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता। लेकिन तभी अचानक से उसके पीछे एक परछाई पड़ने लगती है। उस परछाई को देखकर लूसी पीछे की तरफ को घबराते हुए देखने लगती है। वो जैसे पीछे देखती है तभी उसकी हालत काफी खराब हो जाती है। वो बोलती कि सच में मेरी लाइफ मेरे साथ में कोई मजाक कर रही है। तो लूसी की इतना बोलती है। हमारा सीन चेंज होता है। अब हम दूसरी तरफ को देखते हैं। गार्फ और जुनू काफी तेजी के साथ में कहीं पर भागते हुए जा रहे होते हैं। गार्फ जुनू की तरफ को देखते बोलता है कि मैं इसके साथ में तो आ गया पर मुझे नहीं पता कि क्या मुझे इसके ऊपर भरोसा करना चाहिए। इस बंदे को मेरे और मेरे मास्टर का नाम पता है इसलिए मुझे लगता है कि एक बार के लिए मुझे इसके साथ में काम करना चाहिए। पर अगर मुझे यहाँ पर थोड़ा सा भी कुछ गलत फील होता है तब मैं इसको पक्का यहाँ पर मारने वाला हूँ। गार्फ इतना बोलते हुए लगातार भाग रहा होता है लेकिन तभी वो एक जगह पर जाकर रुकता है। उस वक्त हम देख सकते हैं कि उसके सामने कोई पर्सन खड़ा होता है जिसको देखते हुए वो बोलता है कि लूसी तुम क्या कर रही हो। हम लूसी की तरफ को देखते हैं जो शांति से खड़ी रहती है और बोलती कि बस जल्दी से यहाँ से चले जाओ। लूसी की इस बात को सुनकर गार्फ बोलता है कि आखिर क्या दिक्कत है लूसी, तुम इस तरफ को क्यों नहीं देख रही हो। दूसरी तरफ से लूसी बोलती कि मैंने तुम्हें कहा ना कि बस जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। लूसी की इतना बोलती अचानक से वहाँ पर काफी बड़े बड़े हाथ पैर होते हैं क्योंकि वहाँ पर आने के साथ ही अचानक से क्लैप करते हैं। हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर एक बहुत ही बड़े से मॉन्स्टर की एंट्री होती है। इस मॉन्स्टर का साइज इतना ज्यादा बड़ा होता है कि इसके सामने हमारी लूसी बिल्कुल छोटी सी लग रही होती है। तब इस तरफ को हम हमारे जुनू को देखते हैं जो कि भागते भागते काफी ज्यादा थक चुका होता है। उसकी सांसें फूल रही होती है लेकिन तभी उसको किसी की आवाजें सुनाई देती है। उसी मॉन्स्टर की आवाज होती है जो कि क्लैप करते हुए वन बोलता है। और वो जैसे ये चीज बोलता है तभी वहाँ पर आसपास में जो भी इंसान होते हैं उन सभी के नाक और मुंह के अंदर से ब्लड निकलने लगता है। अब इसी के साथ में मॉन्स्टर क्लैप करते हुए टू बोलता है और उसके ऐसा बोलने के साथ ही कुछ इंसानों के मुंह के अंदर से एक अजीब से
टेंटिकल निकलने लगते हैं। ये चीज देखकर जुनू बोलता है कि नहीं, हमने काफी ज्यादा देर कर दी है। जुनू इतना बोलता है तभी गार्फ किसी की तरफ को भागते हुए जाता है। हम देख सकते हैं कि गार्फ सीधा लूसी की तरफ को जा रहा है क्योंकि लूसी की भी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। इस सारी चीजों को देखते हुए जुनू बोलता है कि नोवेल का वो वाला पार्ट भी आ चुका है, अब यहाँ से लूसी का बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। हम देखते हैं कि गार्फ लूसी को जाकर पकड़ लेता है और वो उसको वहाँ से लेते हुए काफी दूर आ जाता है, पर इस वक्त लूसी अपने आप को बिल्कुल भी नहीं संभाल पाती। गार्फ उसको बार बार उठाने की कोशिश भी करता है पर लूसी की हालत काफी ज्यादा बुरी होती है और वो बस धीरे से बोलती कि गार्फ मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज मुझे जल्दी से मार दो और मुझे माफ करना कि मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आ गई। इतना बोलते हुए गार्फ के गालों को टच भी करने लगती है और वो बोलती कि गार्फ मैं चाहती कि तुम जिंदा रहो, इसलिए प्लीज तुम यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। एक तरफ तो इतना अच्छा सीन चल रहा था और वहीं पर दूसरी तरफ इस पूरे सीन को ये मॉन्स्टर भी देख रहा होता है और वो इनको देखते हुए स्माइल कर रहा होता है। इस वक्त हम देख सकते हैं वो मॉन्स्टर बोलता है नंबर 3। इतना बोलने के साथ ही वो मॉन्स्टर अचानक से क्लैप कर देता है। वो मॉन्स्टर जब तक ये चीज कर पाता है तब तक हमारे जुनू की वहाँ पर एंट्री होती है और वो वहाँ पर अपने किसी कपड़े के साथ में आया होता है। ये चीज देखकर गार्फ भी सोच रहा होता है कि आखिर अब ये क्या करने वाला है। हमें दिखाया था कि जुनू ने वहाँ पर उस कपड़े को हमारी लूसी के फेस पर रखा होता है। हमारा जुनू ये सब कुछ क्यों कर रहा है इसके बारे में हमें नहीं पता, पर हम देख सकते कि जुनू सच में बस उसके फेस को कवर करके रखना चाहता है। वो नहीं चाहता कि लूसी किसी भी तरीके से उस मॉन्स्टर की तरफ को देखे। अब हमें दिखाया था कि अचानक से वहाँ पर कई लोगों की चिल्लाने की आवाज आती है और फिर तभी हम देख सकते हैं वो सभी लोग जिनके ऊपर उस मॉन्स्टर का असर हुआ था उन सभी के अंदर से काफी अजीब से फ्लावर निकलने लग जाते हैं और इसी के साथ में वो सभी लोग वहाँ पर मर भी चुके होते हैं। वो सिर्फ मरते नहीं बल्कि वो इस फ्लावर जैसे दिखने वाले प्लांट में ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। और वहीं दूसरी तरफ को जो हमारी लूसी होती है वो अभी तक इस तरीके का कोई भी प्लांट नहीं बनी होती है। ये चीज देखकर गार्फ भी मन में सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, आखिर इस बंदे ने लूसी की आंखों को कवर क्यों कर रखा है। ये सारी चीज देखकर गार्फ यहाँ पर हमारे जुनू से पूछता है कि आखिर तुम ऐसा ही क्यों कर रहे हो। जुनू से सीधा सीधा बोलता है कि उस मॉन्स्टर के साथ में आई कांटेक्ट करने की कोशिश भी मत करना। अगर ये मॉन्स्टर 3 बार क्लैप करता है और अगर तुम हर बार उसकी तरफ को देखते रहोगे तो फिर तुम पक्का आखिर में मरने वाले हो। तो इतना बोलते हुए अब जुनू वहाँ पर खड़ा होने लगता है। इस वक्त उसकी पूरी बॉडी कांप रही होती पर फिर भी वो मन में बोलता है कि मुझे किसी तरीके से अपनी बच्ची को बचाना होगा, मुझे पता है कि वो यहीं कहीं आसपास में हो सकती है। जुनू इतना बोलते उस मॉन्स्टर की तरफ को जाकर खड़ा हो जाता है और वो अपने मन में बोलता है मुझे याद है कि मैंने जब अपनी बेटी एयोंग को देखा था तब उसके पास में एक अजीब से मॉन्स्टर का हाथ था, मैं उस हाथ को देखकर ही पहचान चुका था कि आखिर वो किसका हाथ है। तो इतना याद करते हुए जुनू अचानक से उस मॉन्स्टर को बोलता है कमीने जल्दी से मेरी बेटी एयोंग को मुझे वापस कर दे। जुनू की इस बात को सुनकर वो मॉन्स्टर काफी क्रीपी तरीके से उसकी तरफ को देखकर हंसने लग जाता है और वो बोलता है कि अच्छा तो मेरी बेटी का नाम एयोंग है। इतना बोलते हुए अपने मुंह के अंदर से कुछ ना कुछ तो निकालने लगता है और ये चीज देखकर जुनू भी मन में बोलता है कि अब आखिर ये कमीना मॉन्स्टर क्या करना चाहता है। जुनू इतना सोचता है कि तभी हम दूसरी तरफ से देखते हैं कि वो मॉन्स्टर अपने मुंह के अंदर से एयोंग को बाहर निकालता है और फिर एयोंग को अपने गालों पर टच करते हुए बोलता है कि मेरी प्यारी बेटी एयोंग, मैं तुम्हारा ख्याल तुम्हारे असली पापा से भी ज्यादा रखूंगा। उस मॉन्स्टर की अजीब सी हरकतों को देखकर और उसकी बातों को सुनकर हमारे जुनू का तो दिमाग ही खराब हो चुका है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोई पर्सन अचानक से उसकी तरफ को जंप करता है। ये और कोई नहीं बल्कि हमारा गार्फ होता है। गार्फ वहाँ से जंप करते हुए काफी तेजी के साथ में उसके फेस के ऊपर पंच मार देता है और ये चीज देखकर तो हमारा जुनू भी पूरी तरीके से चौंक चुका होता है। लेकिन वही दूसरी तरफ को जो मॉन्स्टर होता है उसकी तो एक ही पंच के साथ में हालत खराब हो जाती है। गार्फ का पंच अभी इतना ताकतवर होता है कि मॉन्स्टर पीछे की तरफ को गिरने लगता है और इसी के साथ में हमारी प्यारी एयोंग भी उसके हाथों से निकल चुकी होती है और वो अभी काफी ज्यादा ऊंचाई से नीचे की तरफ को गिरने लगी है। और ये चीज देखकर जुनू की तो चीखें निकल जाती है। वो जोर से एयोंग का नाम पुकारता है लेकिन तभी हम दूसरी तरफ को देखते हैं एयोंग के नीचे गिरने से पहले किसी लड़की ने उसको अपनी गोद में पकड़ लिया होता है। उस लड़की ने हमारी एयोंग को तो बचा लिया लेकिन तभी उसको अचानक से किसी की जोर जोर से आवाज आने लगती है। इसके अलावा वो जब उस आवाज की तरफ को देखती है तभी वो किसी चीज को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाती है। हमें दिखाया था कि वो अजीब सा मॉन्स्टर उस लड़की की तरफ को बढ़ चुका होता है और वो उससे बोलता है कि वो बच्ची मेरी, जल्दी से उसे मुझे लौटा दो। वो मॉन्स्टर इतना बोलता है लेकिन तभी अचानक से हमारी गार्फ की एंट्री होती है कि बोलता है कि कमीने मुझे नहीं लगता तेरे जैसा गंदा कीड़ा इतनी प्यारी सी लड़की को जन्म दे सकता है। इतना बोलते उस मॉन्स्टर को एक बहुत ही तगड़ा सा पंच मार देता है। गार्फ का एक ही पंच पड़ने के साथ में उस मॉन्स्टर की गर्दन बिल्कुल साइड में हो जाती है। लेकिन तभी वो इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में हो चुका होता है और वो फिर काफी खतरनाक तरीके से गार्फ की तरफ को घूरने लग जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर गार्फ के ऊपर अटैक नहीं कर रहा होता बल्कि वो तो बस गार्फ के साथ में आई कांटेक्ट बनाता है और इसी के साथ में वो अचानक से क्लैप कर देता है। उस मॉन्स्टर को ये करता हुआ देखकर गार्फ को याद आता है कि जुनू ने बोला था कि उसके साथ में आई कांटेक्ट नहीं करना है, पर फिर भी उसने गलती से उस मॉन्स्टर के साथ में आई कांटेक्ट को कर लिया है। तो हम देखते हैं जैसे ये मॉन्स्टर यहाँ पर क्लैप करता है बिल्कुल ये देखने के साथ ही गार्फ अचानक से अपने आंखों को कवर कर लेता है। उसे पता है कि आखिर वो उसे देखेगा तो इसके साथ में क्या हो सकता है। लेकिन तभी चीज का फायदा उठाते हुए वो मॉन्स्टर एक तगड़ा सा पंच गार्फ को मार देता है। उस मॉन्स्टर का ये पंच इतना खतरनाक होता है कि गार्फ इस बार अपने आप को नहीं संभाल पाता। हम देख सकते हैं कि गार्फ वहाँ से उड़ता हुआ सीधा जमीन में जाकर बैठता है और इस चीज की वजह से गार्फ की हालत सच में काफी खराब हो चुकी है। तो अब गार्फ को इतना मारने के बाद में ये मॉन्स्टर तेजी के साथ में गार्फ की तरफ को बढ़ता है और अपने हाथ को उसकी तरफ बढ़ाते हुए गार्फ को पकड़ते हुए वो मॉन्स्टर
बोलता है, कमीने मेरी बात ध्यान से सुन ले, वो बच्ची वो मेरी है, एयोंग मेरी बच्ची है, तुम उसको मुझसे दूर नहीं कर सकते। हम देख सकते हैं इस वक्त ये मोस्टर सच में काफी ज्यादा सीरियस होता है और इस वक्त गाव भी उसको इतना सीरियस देखकर पूरी तरीके से खामोश हो चुका होता है। लेकिन तभी हम यहाँ पर अचानक से उस मोस्टर के पीछे की तरफ हमारे जूनू को देखते हैं। जूनू उस मोस्टर की तरफ को देखते हुए बोलता है कि मुझे जितना याद है उस हिसाब से इस मोस्टर की कमजोरी इसकी ये पूंछ है। हम देख सकते हैं कि उसकी पूंछ के पीछे एक अजीब सा कोई छोटा सा मोस्टर होता है जो दिखने में बिल्कुल भेड़िया जैसा होता है। लेकिन तभी अचानक से वो मोस्टर काफी जोर से चिल्लाने लग जाता है। ऐसा लगता है जैसे उसने किसी खतरनाक सी चीज को देख लिया। हमें दिखाया था कि उसने यहाँ पर और किसी को नहीं बल्कि हमारे जूनू को देखा होता है। जूनू वहाँ पर अचानक से एक बड़े से पत्थर को लाकर उसको मारने वाला होता है और ये चीज अचानक से वो मोस्टर भी देख लेता है। तो ये चीज नोटिस कर जाने के बाद में वो अपने आप को वहाँ से बचाने की कोशिश करता है। लेकिन तब तक हमारा जूनू काफी तेजी के साथ में चिल्लाते हुए उसकी उस टेल के ऊपर अटैक कर देता है। तो इसी के साथ में हमें अचानक से दिखाया था उस मोस्टर ने अपनी टेल को साइड में कर लिया था। इस वजह से वो वहाँ पर हमारे जूनू के अटैक से अपने आप को बचा लेता है। और अब ये चीज देखकर तो जूनू समझ चुका है कि अब वो यहाँ पर नहीं बचने वाला। तो हम देखते हैं कि वो मोस्टर अपनी टेल या फिर अपने किक का यूज करते हुए जूनू के पेट के ऊपर अटैक करता है। ये अटैक दिखने में भी काफी ज्यादा पावरफुल होता है। हम देख सकते हैं कि जूनू वहाँ से उड़ता हुआ काफी दूर चला जाता है। तो अब जूनू को मारने के बाद में वो मोस्टर उसकी तरफ को देखते हुए बोलता है कि कमीने आखिर तेरी हिम्मत भी कैसे हुई। उस मोस्टर की इस अजीब से बिहेवियर को देखकर गाफ भी नोटिस करता है और बोलता है कि जरा रुको। ऐसा लगता है कि जैसे इस मोस्टर की कोई कमजोरी है। तो अब गाफ इतना सोच रहा होता है तभी वो मोस्टर गाफ की तरफ को देखने लगता है। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि हमारा गाफ उसके हाथों से निकलकर उसको एक तगड़ी सी किक मार देता है। गाफ की इस तगड़ी सी किक को खाने के बाद मोस्टर का दिमाग खराब हो जाता है और वो काफी खतरनाक लुक के साथ में गाफ की तरफ को देखने लगता है और बोलता है कि तुम्हारी फालतू सी किक मेरे ऊपर काम नहीं आने वाली है। उसकी बात को सुनकर गाफ बोलता है कि हाँ ये तो मुझे पहले से ही पता है कि मेरे अटैक तुम्हारे ऊपर काम नहीं आएंगे। इतना बोलने के साथ ही गाफ एक और तगड़ा सा अटैक कर देता है। उसे पता है उसके अटैक यहाँ पर काम नहीं आएंगे पर फिर भी यहाँ पर अटैक किया जा रहा है। पर हम देखते हैं कि वो यहाँ पर बस अटैक नहीं करा बल्कि वो एक प्लान बना रहा है। वो चिल्लाते हुए जूनू को आवाज लगाता और बोलता है कि जल्दी करो अब तुम्हारे पास में टाइम है। गाफ के इतना बोलने के साथ ही हम दूसरी तरफ जूनू को देखते हैं जो कि फिर से उसी बड़े से पत्थर को उठाने लगता है और इस बार वो पहले से भी ज्यादा सीरियस हो चुका होता है। अब जूनू उस पत्थर को सर के ऊपर उठाता है और सीधा भागता हुआ उसकी टेल की तरफ को जा रहा होता है। इस वक्त जूनू सच में काफी ज्यादा सीरियस हो चुका है। तो अब जूनू भागता हुआ सीधा उस टेल के पास में जाता है और काफी खतरनाक तरीके से उस टेल के ऊपर उस पत्थर को मार देता है। जूनू ने यहाँ पर अपनी बॉडी की पूरी जान लगा दी होती है। उसने अटैक अपनी पूरी जान से किया होता है। इसी वजह से हम देख सकते हैं कि उस मोस्टर की तो अचानक से चीखें निकल जाती है। वो मोस्टर काफी खतरनाक तरीके से लगातार बस चीखे जा रहा होता है और वहीं दूसरी तरफ को हमारा गार्फ अभी भी उसको एक जगह पर रोक रखा होता है। और हम देखते हैं कि वो मोस्टर अचानक से थोड़ा थोड़ा बदलने लग जाता है। ऐसा लगता है जैसे उसकी बॉडी धीरे धीरे खत्म हो रही है और वो इसी के साथ में जूनू की तरफ को देखते बोलता है कि आखिर तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला और क्या तुम मेरी एयोंग को मुझसे चुराने वाले। ये सुनकर जूनू बोलता है कि कमीने अपने गंदे मुंह के साथ में मेरी बेटी का नाम भी मत लेना। जूनू की इतना बोलने के साथ हम दूसरी तरफ को उस मोस्टर को देखते हैं वो पूरी तरीके से पिघलने लग जाता है। उसकी बॉडी के ऊपर से उसका कंट्रोल खत्म होने लगा है और देखते देखते उसकी बॉडी लगातार बस पिघलती जा रही होती है। और बस ये मोस्टर नहीं बल्कि इसके आसपास में जो भी छोटे छोटे मोस्टर थे वो सभी भी धीरे धीरे करके खत्म होने लगे। तो अब बस कुछ ही सेकंड के अंदर वो मोस्टर पूरा जमीन पर गिर चुका होता है और वहीं पर हम उसके पास में हमारे जूनू को भी देखते हैं। जूनू उसको खत्म होता हुआ देख रहा था और फाइनली उसकी भी सांस में सांस आती है और वो भी थक कर नीचे बैठ जाता है। लेकिन तभी हम उस मोस्टर की टेल की तरफ को देखते हैं। वो जूनू की तरफ को देखकर काफी गंदे तरीके से हंसने लग जाता है। ये चीज देखकर जूनू बोलता है कि कमीना अब आखिर तू यहाँ पर हंस क्यों रहा है। जूनू की बात को सुनकर वो मोस्टर एयोंग की तरफ को देखता है और उसे बोलता है कि एयोंग तुम्हारे पिता तुम्हें मारने वाले थे। ये तुम्हारे असली फादर नहीं है बल्कि मैं तुम्हारा असली फादर हूँ। इस फादर से तुम बच के रहना क्योंकि ये कभी भी तुम्हें मार सकते हैं। इतना बोलकर मोस्टर जोर जोर से हंसने लग जाता है और उसकी सारी हरकतों को देखकर जूनू मन में सोचता है कि आखिर ये कमीना क्या करना चाहता है। हम देखते हैं अब वो मोस्टर हमारे जूनू को बोलता है कि तुम सच में अपनी बेटी को मारने वाले थे। तुम उसके असली फादर नहीं हो सकते, तुम एक किलर हो। तो मोस्टर इतना बोलता है कि तभी अचानक से उसके ऊपर कोई एक अटैक आकर लगता है और इसी के साथ में उस मोस्टर का फेस पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाता है। इस चीज को देखकर जूनू पूरी तरीके से डर चुका था। वो भी सोच रहा होता है कि आखिर अचानक से क्या हुआ। लेकिन तभी हम यहाँ पर दूसरी तरफ को देखते हैं कि लूसी पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है और उसी ने यहाँ पर अपनी गन से अटैक करते उस मोस्टर को मार दिया होता है और वो बोल रही होती है कि कमीने मोस्टर तुम्हारा मुंह फालतू में चलता रहता है। तो लूसी की इतना बोलते हम दूसरी तरफ अचानक से हम एयोंग को देखते हैं जो कि जोर जोर से रोने लग जाती है। उसकी रोने की आवाज सुनकर जूनू उस तरफ को देखने लगता है, अपनी बेटी को देख रहा होता है। फिर तभी हम देखते हैं कि उसकी बेटी एक किसी लड़की के पास में होती है और साथ में वहाँ पर कई सारे लोग भी खड़े होते हैं। तो वो लड़की वहाँ पर एयोंग को किसी दूसरे पर्सन को देती है और वो सभी लोग फिर एक दूसरे को पास करते हुए एयोंग को आगे की तरफ को बढ़ाने लग जाते हैं। और ये सभी लोग बस एयोंग को पास नहीं कर रहे बल्कि वो उसके ऊपर अपनी छोटी छोटी ब्लेसिंग भी दे रहे होते हैं। और फाइनली सभी के हाथों में से गुजरने के बाद में हम देखते हैं हमारी एयोंग का फेस पूरी तरीके से ठीक हो चुका होता है। और फिर तभी वो पर्सन जिसके हाथ में एयोंग होती है वो बोलता है कि डिवाइन ब्लेसिंग इस बच्चे को हमेशा प्रोटेक्ट करे। वो इतना बोलते हुए हमारी एयोंग को उसके पिता को देने लगता है और साथ में वो बोलता है कि लाइट ऑफ द लेडी मिराम तुमको गाइड करेगी। ये सारी बातें सुनते हुए दूसरी तरफ से जूनू अब अपनी बच्ची को लेने लगता है और बोलता है कि आप सभी का शुक्रिया। वो इतना बोलते वहाँ पर अपनी बच्ची को पकड़ता है। उसकी बच्ची भी
उसको आवाज लगा रही होती है। और फिर तभी अचानक से जुनू नोटिस करता है कि उसकी बच्ची पूरी तरीके से हेल्दी हो चुकी होती है और वो एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल भी कर रही होती है। ये चीज देखकर जुनू को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, उसको समझ नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। उसकी बच्ची उसके हाथ को पकड़कर उसे बार बार आवाज लगा रही होती है, लेकिन तभी हमारा जुनू अपनी बच्ची की गाल के ऊपर अपना हल्का सा हाथ रगड़ता है। उसको ऐसा करता हुआ देखकर लूसी बोलती, क्या हुआ, क्या ये कोई दूसरी बच्ची, क्या ये तुम्हारी बच्ची नहीं है? लूसी की इतना बोलते हम जुनू को देखते हैं जो अचानक से रोने लग जाता है और बोलता है कि नहीं, ये सच में ये मेरी एंजल ही है। इतनी ज्यादा प्यारी और सुंदर और बिल्कुल एंजल जैसी लड़की तो मेरी एहोंगी हो सकती है। इतना बोलते हुए जुनू अपनी बेटी को गले लगाता और बोलता कि मेरी बेटी मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें काफी ज्यादा तकलीफ हुई। इसके साथ में वहाँ पर लूसी और गाफ को भी बोलता है कि तुम दोनों का शुक्रिया, तुमने मेरी बहुत ज्यादा मदद करी। इतना बोलते हुए जुनू और भी ज्यादा रोने लगता है, बोलता है कि पता नहीं कैसे मैं इस चीज का बदला चुकाऊंगा, तुमने सच में मेरी बहुत ही ज्यादा मदद कर दी है। इतना बोलते बोलते जुनू को पता नहीं अचानक से कुछ हो जाता है, उसकी आंखें पूरी तरीके से सफेद हो जाती है और फिर तभी इसी के साथ में अचानक से वो जमीन पर गिर चुका होता है। ये चीज वहाँ पर सभी के सभी लोग देख रहे होते और साथ में लूसी और गाव भी वहाँ पर इस चीज को देखकर पूरी तरीके से चौंक जाते हैं। वो एक दूसरे की तरफ वो देखते हैं और सोच रहे होते हैं कि आखिर अभी अचानक से यहाँ पर क्या हुआ। तो इसी के साथ में यहाँ पर हमारा सीन चेंज होता है। हम देख रहे होते हैं कि हमारा जुनू अभी भी जमीन पर पड़ा होता है और वो धीरे से बोल रहा होता है कि मैं तुम लोगों की बहुत ज्यादा मदद कर सकता हूँ, मुझे अपने साथ में ले चलो। जुनू जब ये सारी चीजें बोल रहा है तब उस वक्त वो बेहोश पड़ा होता है और इस वक्त ये सारी चीजें यहाँ पर हमारी लूसी सुन लेती है और वो उसको देखते हुए बोलती कि आखिर ये बंदा हमारी किस तरीके से मदद कर सकता है। लूसी के इतना बोलने के साथ में हमारी एवं अपने पिता के साथ में खेलने लग जाती है और ये वाला सीन सच में काफी ज्यादा प्यारा लग रहा होता है। तो वैसे नॉर्मली देखा जाए तो यहाँ पर ये जो कुछ भी सीन हुआ है ऐसा यहाँ पर होना ही नहीं चाहिए था, बल्कि नोवेल के हिसाब से तो इस वक्त हमारी लूसी को मर जाना चाहिए था। पर इस कहानी के अंदर हमारे जुनू की एंट्री की वजह से कहानी पूरी तरीके से बदल चुकी। तो इसी के साथ में हम देखते हैं हमारा सीन चेंज होता है, हमें यहाँ पर एक टाउन का सीन दिखाया जा रहा होता है। इस वक्त यहाँ पर सर्दियों का मौसम चल रहा होता है जिस वजह से टाउन काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है। तो अब इसी जगह पर हम यहाँ पर एक शॉप को देखते हैं। उस शॉप के अंदर पहले से ही बहुत ज्यादा भीड़ लगी होती है, सभी लोग वहाँ पर अपने खाने को एंजॉय कर रहे होते हैं। और फिर इसी वक्त हम यहाँ पर गार्फ को देखते हैं। गार्फ चिल्लाते हुए पूछता है क्या खाना तैयार हो चुका है? यहाँ पर सभी लोग खाना खाने के लिए मरे जा रहे हैं। उसकी इतना बोलते हम दूसरी तरफ को हमारे जुनू को देखते हैं जो कि अभी अपने खाने को तैयार कर रहा होता है और वो बोलता है कि बस खाना बनने वाला है। तो जुनू इतना बोलते हुए अपने खाने को बनाने में लग जाता है और फिर इसी वक्त वो कुछ दिन पहले जो कुछ हुआ था उन सबको याद करता है। वो याद करता है कि सब कुछ ठीक हो जाने के बाद में लूसी उसको अपनी जान बचाने की वजह से पैसे दे रही थी। लूसी बताती कि हम यहाँ पर मोस्टर को मारने के लिए आए थे पर ये मोस्टर एक मैजिक टाइप का निकला, इस वजह से इन्होंने हमें यहाँ पर ज्यादा पे कर दिया है, तो इसलिए हम इसमें से कुछ हिस्सा तुम्हें देना चाहते हैं। उन पैसों को देखकर हमारा जुनू पूरी तरीके से खामोश खड़ा रहता है। ऐसा लगता है कि जैसे हमारा जुनू इन पैसों को नहीं लेना चाहता, लेकिन तभी हम देखते हैं जुनू अचानक से बोलता है क्या तुम इस हंट के दौरान जो भी पैसे मिले मुझे वो सारे दे सकते हो? जुनू ने ये वाली बात काफी ज्यादा सीरियस होकर बोली होती है और ये सुनने के बाद में लूसी और गार्फ दोनों की दोनों पूरी तरीके से खामोश हो जाते हैं। जुनू बोलता है तुम दोनों डीमन हंटर हो, इसलिए तुम दोनों की लाइफ सच में काफी ज्यादा मुश्किल रहती होगी। अपने आप को जिंदा रखने के लिए तुम्हें लगातार डीमन से फाइट करनी पड़ती है। तुम इतना कुछ करते हो पर फिर भी तुम्हें ज्यादा पैसे नहीं मिल पाते और इसके अलावा कई रेस्टोरेंट तो डीमन हंटर्स को अलाउ भी नहीं करते, वो सीधा मना कर देते कि हम यहाँ पर किसी भी डीमन हंटर को नहीं आने देंगे। इस तरीके से तुम्हारी जिंदगी और भी ज्यादा मुश्किल हो जाती है और इन्हीं सब चीजों की वजह से आखिर में जाकर एक डीमन हंटर एक डीमन में चेंज हो जाता है। जुनू की सारी बातें सुनते लूसी बोलती कि आखिर इन सब से क्या फर्क पड़ता है? तुमने अभी जो कुछ भी बोला उन सब से मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर तुम हमसे हमारे सारे पैसों को क्यों लेना चाहते हो? उसकी बात को सुनते जुनू बोलता है मैं बस ये चाहता हूँ कि मैं तुम सभी लोगों को एक काफी ज्यादा कंफर्टेबल जगह को प्रोवाइड करा सकूं जहाँ पर तुम जैसे सभी डीमन हंटर आकर आराम कर सकते हो, जहाँ पर तुम सभी डीमन हंटर का मैं वेलकम कर सकूं। ये सुनकर गार्फ बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हारी इसी फालतू की बकवास के ऊपर यकीन कर सकते हैं? वो इतना कुछ बोल रहा होता है कि तब तक लूसी उसको बीच में रोकती है और बोलती कि हाँ ये सुनने में तो थोड़ा अजीब लग रहा है। इतना बोलते हुए लूसी वहाँ पर गार्फ से थोड़े से इशारों में बातें करने लग जाती है और वो उसे समझा रही थी कि उसने एक कंफर्टेबल जगह की बात करी है, हमें एक बार इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। तो लूसी जुनू से बोलती कि अच्छा तो फिर मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारा क्या प्लान है? तो लूसी के इतना बोलने के साथ ही हमारा सीन चेंज होता है। हमें पता चलता है कि इन्होंने अपना रेस्टोरेंट खोल दिया और इस वक्त हमारे जुनू ने अपना खाना बनाना भी चालू कर दिया। एक पर्सन वहाँ पर जुनू के इस बनाए हुए खाने को खाने लगता है और वो उसको खाने के साथ ही काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो बोलता है कि मैंने इस तरीके की चीज आज से पहले कभी भी नहीं खाई है। वो हमारे जुनू से पूछता है कि आखिर तुमने इतना अच्छा खाना बनाना कहाँ से सीखा है? मैंने सुना है कि तुम काफी ज्यादा दूर से आए हो, तुम दूसरे देश के रहने वाले हो और वहाँ पर तुम्हारी काफी बड़ी दुकान है। उसकी बातें सुनकर जुनू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। वो अपने आप से पहले बोलता है कि मैं तो घर पे खाना बनाता था तो वो हर बार काफी गंदा बनता था, पर यहाँ के लोगों को वो खाना बहुत ही पसंद आ रहा है। जुनू इतना कुछ मन में सोच रहा होता है तभी अचानक से वहाँ पर हमारी लूसी आती है। जुनू लूसी को देखते ही बोलता है कि लूसी तुमने फिर से ड्रिंक कर रखी है। हम देखते हैं कि लूसी वहाँ पर हमारे जुनू को उसकी बेटी ला कर देती है और वो इस वक्त काफी ज्यादा नशे में होती है। ये देखकर जुनू बोलता है कि जब भी तुम एवं का ध्यान रखो तब तुम्हें ड्रिंक नहीं करना चाहिए। लूसी बोलती कि तुम यहाँ बस भी करो, मैं तुम्हारा कितना काम कर रही हूँ तो इस काम के बदले में थोड़ा तो पी सकती हूँ। जुनू बोलता है यहाँ पर सारा काम मैं कर रहा हूँ और ऊपर से तुमने यहाँ पर 1 महीने के अंदर 2 बड़ी बड़ी बैरल्स को निपटा दिया है। जुनू
का मतलब है कि लूसी ने यहाँ पर बियर से भरी हुई तो बड़ी बड़ी बैरल को पी लिया है। तब लूसी बोलती कि अच्छा ठीक है, फिर अगर तुम मेरे एक सवाल का जवाब दोगे तो फिर मैं एवं का ध्यान रखते टाइम कभी भी ड्रिंक नहीं करूंगी। लूसी की इस ऑफर को सुनने के साथ ही जुनू पहले तो पूरा खामोश हो जाता है और फिर वो बोलते कि चलो ठीक है, फिर मुझे बताओ कि तुम क्या पूछना चाहती हो। लूसी बोलती मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि आखिर डीमन के आने से पहले तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि डीमन कहाँ पर आने वाले हैं। जुनू पूरी तरीके से खामोश हो जाता है और वो धीरे से बोलता है कि ये चीज समझाना थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, लेकिन मैं बस तुम्हें इतना बोल सकता हूँ कि मेरी इन सब चीजों की वजह से गार्फ और तुम्हें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। जुनू की इस बात को सुनकर लूसी को थोड़ा सा अच्छा लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर बियर से बड़े हुए तो बड़े बड़े जग को उठाने लगती है और वहाँ से जाते हुए बोलते तुम्हारा जवाब बिल्कुल बेकार था, इस वजह से आज तुम्हें और भी ज्यादा पीने वाली हूँ। तब लूसी के वहाँ से जाने के साथ ही जुनू अपने रूम में जाने लगता है। रूम में आने के बाद में जुनू वहाँ पर एक कर्टेन को हटाने लगता है। वो जैसे ही कर्टेन को हटाता है बिल्कुल तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा मैप देखते हैं। तो ये शायद इस सिटी का मैप है या फिर इस पूरे किंगडम का मैप है। तो अब जुनू वहाँ पर उस मैप की तरफ को देखते बोलता है मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं अपनी बीवी की नोवेल के अंदर कैसे आ चुका हूँ, और इससे भी ज्यादा बड़ी बात ये कि यहाँ पर आने के साथ ही मेरी बेटी पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है। तो जुनू वहाँ पर उस मैप की तरफ को देखते बोलता है कि अब जब मैं इस नोवेल के अंदर आ चुका हूँ तो अब मैं यहाँ पर आने के बाद में इस पूरे नोवेल की एंडिंग को चेंज करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे इस नोवेल की एंडिंग सच में बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो अब जुनू यहाँ पर शांत होकर याद करने लगता है कि इस नोवेल के अंदर 4 जगह जहाँ पर की डीमन का अटैक होने वाला है। जुनू बोलता है सबसे पहले तो वो सिटी वॉल, मुझे अभी उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि वहाँ पर सबसे आखिर में अटैक होगा। और इसके अलावा जो डार्कवुड नाम की जगह, वो एक ऐसी जगह जहाँ पर सच में काफी खतरनाक बैटल हुई थी। उस बैटल के बाद भी अभी भी कई सारे लोग वहाँ पर रह रहे हैं और वो सभी लोग बताते हैं कि अभी भी वहाँ पर कई अजीब सी मिस्टीरियस चीजें, वो सिंपल यहाँ पर घोस्ट की बात कर रहे हैं। तो इन 2 जगह के अलावा यहाँ पर स्लम्स और मिडिल क्लास का एरिया बच जाता है जहाँ पर डीमंस के अटैक होने वाले हैं। जुनू बोलता है कि दोनों की दोनों जगह सिटी वॉल्स के अंदर है, पर फिर भी पता नहीं क्यों यहाँ पर लगातार डीमंस के अटैक हो रहे हैं। तो इतना बोलते हुए जुनू वहाँ पर एक जगह पर निशान लगाता है और बोलता है कि चलो ये तो अच्छी बात है कि मेरी जगह की लोकेशन इतनी अच्छी कि मैं यहाँ से सभी डीमंस के ऊपर नजर रख सकता हूँ, साथ में मैं लोगों को गैदर भी कर सकता हूँ। इसके अलावा लूसी की जो ट्रूथ सीकर की एबिलिटी, उसकी वजह से मैं कई लोगों को ट्रस्ट गेन कर चुका हूँ। अब इसी वजह से सभी लोग मेरी मदद कर रहे हैं क्योंकि इनको भी अब लगने लगा कि मैं यहाँ पर डीमन से निपटने में इनकी मदद कर सकता हूँ। जुनू बोलता है कि लूसी और गाफ ने मिलकर सच में काफी अच्छा काम किया है। मैं इनको जहाँ भी डीमंस को मारने भेजता हूँ ये उनको निपटा कर जल्दी वापस लौट कर आ जाते हैं। इसके अलावा मैंने इनको ही समझाया कि हम डीमन हंटर्स को लेंगे तो फिर इससे हमारा और फायदा होगा, और इस चीज के लिए दोनों काफी जल्दी राजी हो गए। और इन दोनों की मदद की वजह से मैं इतनी जल्दी इस टेवरियन को खोल पाया हूँ, मतलब की रेस्टोरेंट को खोल पाया हूँ। जुनू इस वक्त अपने मन में काफी ज्यादा सोच रहा होता है और वो बोलता है कि अब बस यहाँ पर एक ही प्रॉब्लम है। इतना बोलते हुए एक तरफ को देखने लग जाता है। वो जिस तरफ को देखता हम उस तरफ को देखते वहाँ पर डूम्सडे लिखा होता है, इसका मतलब दी एंड ऑफ दी वर्ल्ड होता है। जुनू बोलता है कि अब से लगभग 2 साल के बाद में सब कुछ होने वाला है, मुझे कुछ भी करके इस दुनिया के अंदर अपनी बच्ची को बचाना होगा। इतना कुछ बोलता है कि तभी उसको गेट पे से आवाज आती है, ये शायद गार्फ की आवाज है, और वो बोलता है कि यहाँ पर 6 लोग हैं और वो सभी के सभी अलग अलग डिश मांग रहे हैं। हम देखते हैं जुनू अभी भी यहाँ पर डूम्सडे के बारे में सोच रहा होता है और पीछे से अभी भी गार्फ के चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। गार्फ के बार बार बोलने की वजह से जुनू को काफी ज्यादा कंफ्यूजन होने लगती है और फिर वो अचानक से अपने मन में चिल्लाने लगता है और बोलता है कि बिजनेस इतना ज्यादा अच्छा चल रहा है कि मुझे यहाँ पर इस पूरे नोवेल के बारे में सोचने का समय नहीं मिल रहा है। हम देखते हैं कि जुनू यहाँ पर बिना डिश को तैयार करे सीधा बाहर चला जाता है और बाहर की तरफ जाकर उन सभी लोगों को बोलता है कि मुझे माफ करना, हमारा पूरा इंग्रेडिएंट खत्म हो चुका है, तो इसलिए अब हम शॉप को यहाँ पर बंद कर रहे हैं। उन सभी को बाहर भेजने के बाद में उन्होंने एक बोर्ड भी लटका दिया होता है जिसमें लिखा होता है कि यहाँ पर हमारा खाना खत्म हो चुका है, तो आप सभी लोग कल वापस आ सकते हो। तो सभी लोग बाहर निकल चुके थे और बोलते कि सच में आज से पहले हमने ऐसी जगह नहीं देखी जहाँ पर उनका पहला इंग्रेडिएंट खत्म हो जाए, पर चलो कोई बात नहीं, अभी के लिए हम यहाँ से चले जाते हैं। तो इतना बोलते हुए सभी लोग वहाँ से निकल चुके होते हैं। उनके जाने के साथ ही जुनू बोलता है कि आखिर हमारा टेवर्न इतना ज्यादा फेमस क्यों हो रहा है। लूसी बोलते ये तो नॉर्मल सी बात है, तुम वो अकेले पर्सन हो जो कि डीमन हंटर्स का वेलकम करता है, और इनके अलावा तुम उनको अपने टेवर्न के अंदर भी काफी घंटों तक बैठने देते हो, तुम उन्हें काफी अच्छा खाना देते हो और तुमने खाने का प्राइस भी सस्ता रख रखा है। इस तरीके की जन्नत तो डीमन हंटर्स को कहीं नहीं मिल सकती है। इतना बोलते बोलते लूसी वहाँ पर बेहोश होने लगती है, पर वो बेहोश होने के बाद भी बार बार ड्रिंक करने के लिए बोल रही होती है। लूसी इतना कुछ बोल रही होती है लेकिन तभी उसको कुछ सुनाई देने लगता है। वो अपने कानों की पावर को थोड़ा सा एक्टिवेट करती है और फिर तभी उसको ऐसा लगता है कि जैसे कोई पर्सन यहाँ पर आने वाला है या फिर कोई पर्सन पहले यहाँ पर आ चुका है। तो लूसी वहाँ पर टेवर्न की तरफ कोई देख रही होती है। जुनू बोलता है कि क्या हुआ, क्या कोई दिक्कत है। तभी लूसी बोलती कि नहीं नहीं कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है। इतना बोलते हुए लूसी और गाफ वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन जाने से पहले लूसी बोलती कि ठीक है फिर थोड़ी देर बाद में मिलते हैं। लूसी ने यहाँ पर हमारे जुनू को ये क्यों बोला ये तो हमें नहीं पता और ये चीज जुनू को भी नहीं पता, लेकिन हम यहाँ पर हमारी एवं को देखते हैं जो कि लूसी को बाय कर रही होती है, मतलब कि हमारी एवं भी धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है। तो अब हमारा जुनू अपनी शॉप के अंदर वापस आने लगता है और वो इस वक्त काफी ज्यादा थका हुआ होता है, लेकिन जैसे वो अपनी शॉप के अंदर आता है बिल्कुल तभी हम देखते हैं उसके बगल में एक और पर्सन बैठा होता है जो कि काफी अजीब तरीके से हमारे जुनू को घूरे जा रहा होता है। हम देखते हैं हमारे जुनू को उस बंदे के बारे में पता चलता है और वो उसकी तरफ को देखता है और बोलते हैं कि सर मुझे माफ करना, हमारी शॉप
शॉप आज के लिए बंद हो चुकी है। ये सुनकर वो बंदा बोलता है कि हाँ मुझे इसके बारे में पता है। हम देख सकते हैं कि वो बंदा काफी अजीब तरीके से हमारे जुनू की तरफ को देख रहा होता है। उसकी इस चीज को देखने के बाद में जुनू वहाँ से जाने लगता है और फिर तब भी वो बंदा अभी भी लगातार हमारे जुनू को काफी गंदे तरीके से देखे जा रहा होता है। जुनू बोलता है कि क्या आप यहाँ पर खाना खाने के लिए आए हैं? वो बंदा बोलता है कि मैंने बस सुना था कि ये जो टेवरन है ये सच में काफी ज्यादा खतरनाक फेमस है। जुनू बोलता है कि आखिर आपको क्यों लगता है कि हमारे यहाँ टेवरन इतना ज्यादा फेमस है? वो बंदा बोलता है क्योंकि तुम डीमन हंटर्स के लिए कुक करते हो और इसके अलावा तुम्हारा खाना भी सच में काफी अमेजिंग है। वो बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि सच में डीमन हंटर्स के लिए तुमने टेवरन खोल दिया, ये तो काफी ज्यादा खतरनाक चीज है। इतना बोलते हुए जोर जोर से हंस भी रहा होता है। तभी हमारा जुनू उसकी तरफ को देखकर बोलता है ऐसा लगता है कि जैसे आपको इस चीज के अंदर कोई प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। वो बंदा बोलता है कि वो बस बात ये कि ये जो डीमन हंटर्स होते हैं सच में काफी बेकार मॉन्स्टर होते हैं। डीमन हंटर ऐसे लोग होते हैं जो कि या तो खुद जल्दी डीमन बनने वाले या फिर जल्दी मरने वाले, और हाँ इसके अलावा जब ये डीमन बन जाते हैं तभी अपने आसपास के लोगों को मारना चालू कर देते हैं। तुम्हारे पास में तो यहाँ पर बच्ची, तुम्हें तो अपनी बच्ची के बारे में सोचना चाहिए। उसकी बातें सुनकर हमारा जुनू बस उसकी तरफ को देखकर स्माइल कर रहा था और वो उसको मन में पागल बोल रहा होता है। तब ये बंदा अचानक से बोलता है कि अरे हाँ मैं यहाँ पर बात करने के लिए नहीं आया था, बल्कि मैं यहाँ पर इसलिए आया था कि क्योंकि मैंने इस जगह के बारे में काफी सारी बातें सुनी है। मैंने सुना है कि यहाँ का जो मालिक है उसको डीमंस के बारे में और आगे आने वाली हर एक चीज के बारे में पता है। ये सुनकर जुनू पूरी तरीके से शांत हो जाता है। उसको ऐसा लगता है कि जैसे कोई ना कोई तो दिक्कत है। अब जुनू अचानक से पीछे मुड़ता और हंसते हुए बोलता है सर आप सच में क्या फालतू का मजाक कर रहे हो? मैं तो एक नॉर्मल सा कुक हूँ, मुझे आखिर इन सब चीजों के बारे में कैसे पता होगा? वो बंदा हमारे जुनू की तरफ को देखकर काफी गंदी सी गाली देता है और बोलता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी बातों के ऊपर यकीन करूंगा? उसकी इस बात को सुनकर हमारे जुनू को काफी अजीब सा फील होने लगता है। वो इस बार उस बंदे की तरफ को नहीं देखता बल्कि उसे काफी अजीब फील हो रहा होता है। तो अब जुनू थोड़ी देर के लिए यहाँ पर खामोश खड़ा रहता है और वो अपने आसपास की चीजों की तरफ को देखते हुए बोलता है कि आखिर ये बंदा है कौन? क्या ये कोई इंसान है या फिर इसके अंदर कोई डीमन हो सकता है? तब हमें पता चलता है कि ये जो नॉवेल है जिसके अंदर हमारा जुनू है इसके अंदर 3 तरीके के डीमन है। पहले डीमन जो कि दिखने में बिल्कुल बीस्ट जैसे होते हैं, यहाँ के सबसे कॉमन डीमन होते हैं, और फिर इसके बाद में थोड़े से मैजिशियन टाइप के भी डीमन होते हैं। इस तरीके के डीमन को आप शुरुआत की कुछ एपिसोड में देख चुके हैं। जुनू बोलता है कि अगर ये कोई मैजिशियन तरीके का डीमन होता तो फिर मुझे इसके बारे में भी पता चल जाता, पर ये बंदा वैसा भी नहीं है। आखिर ये बंदा हो कौन सकता है? इतना कुछ सोचते सोचते जुनू को थोड़ा सा डर लगने लगता है। जुनू मन में बोलता है कि ये एक इलाइट डीमन हो सकता है जिनकी पावर सच में काफी ज्यादा खतरनाक होती है। हम देखते हैं वो बंदा जुनू की तरफ को देखता है और बोलता है कि कमीना आखिर तू वहाँ पर बैठकर क्या कर रहा है? जुनू बोलता है कि अरे सर मुझे माफ कर दो, मैं बस यहाँ पर थोड़े से इंग्रेडिएंट को देख रहा था ताकि मैं आपके लिए एक शानदार सा खाना बना सकूं। वो बंदा बोलता है कि मेरे लिए तुम इंसानों का खाना मत बनाना क्योंकि इंसानों का खाना मुझे पसंद नहीं है। ये सुनकर जुनू मन में बोलता है ये कमीना तो अपनी आइडेंटिटी को छुपाने की भी कोशिश नहीं कर रहा है। जुनू इतना कुछ मन में बोलता है तभी हमारी एयोंग उस बंदे की तरफ को देखकर आवाज करने लगती है। एयोंग ऐसा करता हुआ देखकर जुनू बोलता है मेरी एंजल बस तुम रुक जाओ, मैं इस बंदे के लिए जल्दी खाना बनाने वाला हूँ। इन दोनों की इन सभी बातों को दूसरी तरफ से वो बंदा भी सुन रहा होता है और फिर तभी वो जुनू की तरफ देखकर बोलता है वैसे तुम आखिर अपने बच्चे को किस तरीके से पीटते हो? उसकी इस बात को सुनने के साथ ही जुनू पूरी तरीके से खामोश हो जाता है और फिर तभी वो बंदा बोलता है कि अरे हाँ तुम अपने बच्चे को पीटते नहीं हो बल्कि तुम तो उसे मारने की कोशिश करते हो क्योंकि तुम अपनी बच्ची के किलर हो। उसकी इस बात को सुनने के साथ ही जुनू का दिमाग अब पूरी तरीके से खराब हो चुका है। वो काफी खतरनाक लुक के साथ में उस बंदे की तरफ कोई देखे जा रहा होता है। ये देखकर वो बंदा भी बोलता है क्या हुआ? क्या तुम्हें मेरी ये बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है? क्या तुम अब मुझसे यहाँ पर कुछ बोलने वाले हो? हम देखते हैं कि जुनू अभी भी खामोश रहता है और ये सब देखकर वो बंदा जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है जरा देखो तो ये इंसान कितना कमजोर है जो कि यहाँ पर कुछ बोल भी नहीं सकता है। उसकी सारी बातें अभी भी हमारा जुनू खामोश होकर वहाँ पर सुने जा रहा था। उसका गुस्सा सच में काफी ज्यादा खराब हो चुका है। लेकिन तभी अचानक से जुनू बोलता है तुम टंग ऑफ प्रोवोकेशन हो। शायद हमारा जुनू जान चुका है कि आखिर ये किस तरीके का डीमन है या फिर ये कौन सा डीमन है। तो जुनू की उस बात को सुनने के साथ में वो बंदा दूसरी तरफ से पूरी तरीके से सीरियस हो जाता है और वो फिर हमारे जुनू के हाथ में उस बच्ची की तरफ कोई देखे जा रहा होता है। हमारा जुनू भी अपनी बच्ची को काफी कस के पकड़ लेता है लेकिन तभी वो अचानक से हमारे जुनू की तरफ को जंप कर जाता है और वो शायद हमारी एयोंग को पकड़ने के लिए जा रहा है। उसके इतना करने से पहले हमारा जुनू काफी तेजी के साथ में अपने पीछे के एक ड्रॉर को खोलता है और उसके अंदर शायद यहाँ पर अपनी बेटी को रखने लगता है। तो हम देखते हैं कि हमारा जुनू सच में अपनी प्यारी बेटी एयोंग को एक छोटे से ड्रॉर के अंदर रख रहा होता है। उसके अंदर रखने के साथ में जुनू ने काफी तेजी के साथ में वहाँ पर ड्रॉर को बंद कर दिया होता है और फिर तभी वहाँ पर अपने पास में पड़े हुए जो किचन नाइफ होता है उसको काफी तेजी के साथ में उठाता है। लेकिन वो जब तक ये सारी चीजें कर पाता है तब तक वो बंदा हमारी जुनू के काफी करीब पहुंच चुका होता है। उसने जुनू की सीधा गर्दन को पकड़ लिया होता है और जुनू की गर्दन पकड़ने के साथ में उस बंदे ने अपने मुंह को काफी खतरनाक तरीके से जोर से खोल दिया होता है। तब ये तो कंफर्म हो चुका है कि ये बंदा सच में एक मॉन्स्टर है क्योंकि हम देख सकते हैं कि उस बंदे के मुंह के अंदर से कुछ छोटे छोटे अजीब से हाथ निकल रहे होते हैं और ये चीज देखकर तो जुनू की भी फट चुकी होती है। वो भी बोलते हैं कि आखिर अभी क्या बकवास। हम देखते हैं कि सामने की तरफ उस इंसान के मुंह के अंदर से एक छोटा सा क्रिएचर निकलता है। वो छोटा सा मॉन्स्टर हमारे जुनू को कुछ बोलने की कोशिश करती है लेकिन तभी उसके गले में से आवाज नहीं निकलती। वो जुनू को हाथ करते हुए बोलते कि जरा एक सेकंड रुको। इतना बोलने
बोलने के साथ वो मोस्टर अपने गले को थोड़ा टाइट पकड़ती है और अपने कंठ को ठीक जगह पर लगाने लगती है। और फिर वो तभी अचानक से जुनू को बोलती कि इंसान सच में तुमने तो मुझे काफी ज्यादा चौंका दिया। इतना बोलने के बाद में वो मोस्टर खुश हो जाती है और बोलती देखा ना तुमने, मैंने अपने गले को किस तरीके से ठीक कर दिया। हमारा जुनू तो उसको बस देखता रह जाता है, वहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता। तभी वो मोस्टर बोलती कि सच में ये इंसान की बॉडी काफी ज्यादा बेकार है। एक तो इसका मुंह काफी गंदा और ऊपर से इससे ठीक से बोला भी नहीं जाता है। मुझे इसके अलावा किसी दूसरे अच्छे से इंसान को पकड़ना चाहिए था। तब ये मोस्टर हमारे जुनू की तरफ को देखती और बोलती क्या तुम्हें पता है कि मैं क्या सोच रही थी? मुझे तो लगा था कि स्टेफन का जो ओनर होगा वो कोई ऐसा इंसान होगा जो कि डीमंस के ऊपर काफी ज्यादा रिसर्च कर चुका होगा। मुझे लगा होगा कि जब मैं तुमसे पूछूंगी तब तुम मुझसे बोलोगे कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी भर डीमंस के ऊपर रिसर्च करी है, मैंने अपनी पूरी लाइफ इस चीज के ऊपर बर्बाद कर दी। इतना बोलते हुए काफी खतरनाक सा फेस बनाती है और बोलती कि पर तुम तो ऐसे कोई भी इंसान नहीं हो, बल्कि ऐसा लगता है कि तुम जैसे इंसान को जितना कुछ पता होना चाहिए था तुम उससे भी कहीं ज्यादा जानते हो। और ये चीज सच में मेरा दिमाग खराब कर रही है। सच में ये चीज काफी ज्यादा बुरी है। अब मुझे तुम्हारे साथ में कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। वो जुनू को बोलती कि अरे हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें पहले मार देती हूँ और फिर उसके बाद में जो तुम्हारी वो प्यारी सी प्रिंसेस है मुझे उसके अंदर जाकर रहना चाहिए। उसकी इस बात को सुनकर जुनू को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। उसने अपने हाथ में जो भी नाइफ पकड़ा हुआ था वो उसी नाइफ को उठाता और उस बंदे के ऊपर काफी जोर जोर से स्टेप अटैक करने लगता है। लगातार इस इंसानी बॉडी के ऊपर अटैक करता जा रहा है, पर इस चीज से उस मोस्टर को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। वो मोस्टर बोलती है वैसे मुझे तो लगा था कि तुम जो कि सब कुछ जानते हो तुम काफी खतरनाक होने वाले हो, पर जरा देखो तुम भी बाकी सभी की तरह एक नॉर्मल इंसान हो। उसके इतना बोलते हम दूसरी तरफ जुनू को देखते हैं जो कि मन में सोच रहा होता है मुझे किसी तरीके से जल्दी से इस डीमन की एबिलिटी के बारे में पता करना होगा। जुनू अब यहाँ पर थोड़ी देर के लिए शांत होकर सोचने लग जाता है और जुनू को शांत देखकर वो मोस्टर भी बोलती क्या हुआ, आखिर तुम अब इतनी चुपचाप क्यों खड़े हो गए? क्या तुम इतनी जल्दी हार मान चुके हो? मोस्टर इतना बोलती कि तभी हमारा जुनू धीरे से कुछ बोलने लगता है। उसकी आवाज इतनी धीमी होती कि उस मोस्टर को कुछ भी सुनाई नहीं देता। इसी वजह से वो जुनू के थोड़ा पास जाने लगती है और पूछती कि कमीने आखिर तू क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? हमारा जुनू अभी भी अपने मुंह को धीरे धीरे चला रहा होता है। तो अब तभी अचानक से जुनू सामने देखता है और बोलता है कि मुझे पता कि आखिर तुमने आज तक कितनी ज्यादा शर्मनाक चीजें करी है, तुम्हारी कितनी ज्यादा बेइज्जती हुई, मैं सब कुछ जानता हूँ। ये सुनकर मोस्टर बोलते कि इंसान आखिर तू मेरे बारे में क्या ही जानता है? जुनू बोलता है तुम इतनी कमजोर डीमन हो जो कि दूसरे डीमंस के लिए डांस करती है, तुम उनके पैरों में उनकी कदमों में पड़ी रहती हो, तुम सच में एक बहुत ही बड़ी लूजर हो। जुनू की इतनी खतरनाक बातों को सुनने के साथ में उस मोस्टर का तो दिमाग ही खराब हो जाता है। इतना ज्यादा गुस्से में आ चुकी कि अब वो अपने इंसान को कंट्रोल करते हुए हमारे जुनू के ऊपर एक तगड़ा सा पंच मार देती है। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि जुनू के फेस के ऊपर एक शील्ड अपीयर होती है। तो फिर तभी जुनू बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम अपने ऐसे दुश्मन को नहीं मार सकती जो कि तुम्हें गुस्सा दिला दे, और मैंने तुम्हें गुस्सा दिला दिया और अब तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं मार सकती, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। ये सुनकर मोस्टर बोलती कि सच में कमीने इंसान, तेरे ऊपर मैंने सच में काफी ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है, अब बस मैं तुझे मारना चाहती हूँ और ये चीज करने के लिए बस मुझे तुझे एक बार गुस्सा दिलाना होगा। मोस्टर बोलती जिस तरीके से तू अपनी बच्ची को एक बड़ी सी बिल्डिंग से फेंकने वाला था उसी तरीके से मुझे लगता है कि मुझे तेरी बच्ची को वापस से फेंक देना चाहिए। मोस्टर जुनू को बोल रही थी जरा सोचो मैं किस तरीके से तुम्हारी बच्ची के टुकड़े टुकड़े करूंगी और फिर उसे काफी बड़ी ऊंची सी बिल्डिंग से नीचे फेंक दूंगी। ये सब कुछ सुनकर जुनू की बॉडी कांपने लग जाती है। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं जुनू काफी खतरनाक तरीके से हंसने लगता है और बोलता है कि आखिर किसे फर्क पड़ता है कि तुम मुझसे क्या बोलती हो, तुम तो वैसे भी अब जल्दी मरने वाली हो, इसलिए मुझे तुम्हारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मोस्टर बोलती है कमीने तुझे क्या लगता है कि क्या तू सच में मुझे मार भी सकता है? मोस्टर जोर जोर से हंसती है और बोलती है कि तुम्हें कुक की जगह एक कॉमेडियन बनना चाहिए था, क्योंकि सच में तुम काफी ज्यादा अच्छा मजाक करते हो। जुनू बोलता है मुझे लगता है कि तुम्हें अपने आप के बारे में चिंता करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मुझसे बात करने में तुमने अपना काफी लंबा समय वेस्ट कर दिया है। ये सब सुनकर उस मोस्टर को कुछ भी समझ में नहीं आता है, सोच रही होती कि आखिर किस बारे में बात कर रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस स्टेफन के दरवाजे खुलने लगते हैं और ऐसा लगता है कि कोई बंदा अंदर आने लगा है। हमें यहाँ पर एक बंदे के पैरों को भी दिखाया जा रहा होता है और हमें उसके बालों को और साथ में उसके पास में खतरनाक सी सोड भी दिखाई जाती है। फिर तभी हम यहाँ पर एक मिस्टीरियस से बंदे को देख रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई काफी खतरनाक डीमन हंटर है। तो वो बंदा अंदर आने के साथ ही फील कर जाता है कि यहाँ पर एक मोस्टर है। शायद उसे पहले से पता है कि यहाँ पर एक मोस्टर है, शायद इसी वजह से यहाँ पर आया होगा। हमारा जुनू उस बंदे के अंदर आने के साथ ही बोलते कि सर इस टेवरन के अंदर आपका स्वागत है। जुनू की इस बात को सुनकर मोस्टर भी पीछे की तरफ को देखने लगता है। तभी जुनू बोलते कि सर इस टेवरन के अंदर आपका वेलकम है और आप जिस डीमन की तलाश करे वो मेरे सामने खड़ा हुआ है। ये सुनकर मोस्टर उसको गाली देने लगता है। लेकिन तभी अचानक से उस मोस्टर का जो ह्यूमन था जिसके ऊपर उसने कंट्रोल कर रखा है उसका हाथ अचानक से बीच में कट चुका होता है। इस चीज की वजह से तो मोस्टर भी पूरी तरीके से शॉक हो चुका है, क्योंकि हमें दिखाया था कि उस इंसान का जब हाथ कटा होता है उस समय पर इस मोस्टर का भी हाथ बीच में से कट चुका होता है। तब इसी के साथ में मोस्टर पीछे पलट कर देख रहा होता है। तभी हम वहाँ पर उस अजीब से इंसान को देख रहे होते हैं जो कि सच में एक डीमन हंटर निकला होता है। तो मोस्टर उस बंदे की तरफ को देखकर बोलता है कि कमीने आखिर तेरी दिक्कत क्या है? तूने ना तो मुझसे बात करी ना पता किया कि आखिर मैं कौन हूँ, तू बस सीधा आकर मुझे मारने लग गया। उसकी बातों को फिर से इग्नोर करते हुए डीमन हंटर फिर से उसके एक और हाथ को काट देता है। इस चीज की वजह से उस मोस्टर की चीखें निकल जाती है और फिर अगले सेकंड में उसका दूसरा हाथ भी कट के उसकी बॉडी से अलग हो जाता है। अब अपने दोनों हाथ कट
जाने के बाद में तो ये मोस्ट काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। उसका दिमाग सच में खराब हो चुका होता है। अब हम देखते हैं कि वो मोस्ट अचानक से उस ह्यूमन बॉडी के अंदर अपने पैरों को बाहर निकालती है और फिर तभी अगले सीन में वो मोस्ट उस ह्यूमन के अंदर से बाहर निकल जाती है। बाहर निकलने के साथ ही वो सीधा नीचे आकर गिरती है और फिर बस तेजी के साथ में रेंगते वहाँ से काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ने लगती है। वो डीमन हंटर अभी भी उसको पास में से देखे जा रहा होता है, लेकिन वो फिर भी वहाँ पर उस मोस्ट के ऊपर सीधा अटैक नहीं करता, बल्कि वो तो सामने की तरफ को जो इंसान था उसके ऊपर अटैक करने लगता है। अब उसने उसके दोनों हाथ काट देने के बाद में उसके पैरों को भी काट दिया होता है। उसके एक ही अटैक के साथ में उस इंसान के दोनों पैर बीच में से कट जाते हैं और जैसे उसके पैर कटते हैं बिल्कुल तभी यहाँ पर इस मोस्ट को भी दिखाया जाता है उसके भी पैर बीच में से कट के अलग हो चुके होते हैं। मोस्ट बोलती कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो उस इंसान से बाहर निकल चुकी हूँ, आखिर फिर भी मेरे पैर क्यों कट चुके हैं। उसके इतना बोलने के साथ ही हम डीमन हंटर को देखते हैं जो कि वहाँ पर उस इंसान के पास में जाने लगता है। उसकी टांग कट चुकी इसलिए वो नीचे पड़ा होता है। तो अब उसके पास में जाने के साथ भी डीमन हंटर अपनी सोर्ड को निकालने के साथ उसके ऊपर खतरनाक तरीके से अटैक कर देता है। तो जैसे यहाँ पर इस डीमन ने अपनी सोर्ड से अटैक करके उस इंसान की बॉडी के अंदर बड़ा सा छेद किया होता है, बिल्कुल तभी ये जो अटैक होता है सीधा उस डीमन के ऊपर भी जाकर लगता है। उस डीमन की तो जोर से चीखें निकल चुकी होती है और फिर तभी वो मोस्ट बोलती कि तुम बाल्डर हो, मतलब तुम ही वो स्वॉर्डमैन जो कि इस तरीके से अटैक करता है कि वो दूसरे बंदों की एसेंस ऑफ लाइफ को भी खत्म कर देता है। तुम ही वो कमीने स्वॉर्डमैन हो जो कि अपने मास्टर को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया था और आखिर में उसी की वजह से उसका मास्टर मारा जा चुका था। तुम एक हर्टलेस इंसान हो, तुम्हें तो मर जाना चाहिए। डीमन हंटर से उसकी फालतू बातें नहीं सुनी जा रही होती, इसी वजह से वो एक तगड़ा सा अटैक कर सामने की तरफ को उस इंसान को बीच में से काट देता है और जैसे ये डीमन हंटर मतलब कि बाल्डर सामने की तरफ उस इंसान को काटता है बिल्कुल तभी वो अटैक इसी मोस्ट के ऊपर भी लगता है, मतलब कि इस मोस्ट के बीच में भी एक तगड़ी सी स्लेश अटैक लगती है और इसी एक स्लेश अटैक के साथ में उसकी बॉडी धीरे धीरे करके वहाँ से गायब होने लगती है। तब यहाँ पर इस डीमन हंटर ने उस मोस्ट को एक ही बार में खत्म कर दिया। उस मोस्ट को मारने में इसको जरा सी भी दिक्कत नहीं हुई है। तो हम देखते हैं कि उस मोस्ट के मर जाने के बाद में वहाँ पर हमारा जोनू भी होता है। तो जोनू उस मोस्ट के मरने के साथ में थोड़ी सी राहत की सांस लेता है, लेकिन तभी अगले सीन में वो बाल्डर अपनी सोर्ड को जोनू की गर्दन के ऊपर रख देता है और उसे बोलता है कि ये जो डीमन था ये आज से पहले कभी भी इस तरीके से यहाँ पर नहीं दिखा था और आखिर यहाँ पर इस तरीके से क्यों आ गया। जोनू इतना ज्यादा डर जाता है कि वो चिल्लाते बोलते कि अरे हाँ ये जो डीमन था इसको भी यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, बल्कि इसको तो इस पूरी कहानी के आधे हो जाने के बाद में आना चाहिए था। जोनू यहाँ पर गलती से पूरी कहानी बोल देता है और वो इस चीज को कवर करने के लिए बोलता है तुम एक डीमन हंटर मतलब की बाल्डर हो, तुम्हें तो पता ही होगा कि ये मोस्ट इंसानों को परेशान करता है इसलिए मेरे पास में भी आ गया। उसकी सारी बातें सुनकर दूसरी तरफ उस डीमन हंटर मतलब की बाल्डर को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और वो यहाँ पर जोनू से अपने नाम को सुनने के साथ में अचानक से गुस्से में आ जाता है। जोनू के ऊपर अटैक करने लगता है और बोलता है कि कमीने मैंने तुझे कभी भी अपने नाम के बारे में नहीं बताया था, आखिर तुझे मेरा नाम कैसे पता चला। जोनू तो काफी ज्यादा डर चुका होता है, वो चिल्लाते बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हारा नाम कहीं पर सुना हुआ है, इस वजह से मैंने बस गलती से तुम्हारा नाम ले दिया। तब जोनू यहाँ पर कुछ भी बोल ले वो नहीं बचने वाला, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर हमारे गार्फ की एंट्री होती है। गार्फ सीधा बाल्टर के सामने आता है और वहाँ पर आने के साथ में उसने उसकी सोर्ड को रोक दिया होता है और बस इतना नहीं बल्कि यहाँ पर इस बाल्टर के पीछे की तरफ को हमारी लूसी भी आ चुकी होती है। लूसी बोलती कि अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे सीने के अंदर एक बड़ा सा छेद बना दूं तो तुम अपनी सोर्ड को जल्दी से नीचे रख दो। लूसी बोलती कि ऐसा लगता है कि हमारा लीजेंडरी डीमन हंटर पागल हो चुका है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि तुम यहाँ पर एक इंसान को मारने वाले थे। बाल्डर बोलता है कि ये सच में काफी ज्यादा खतरनाक बात है कि इस बंदे को यहाँ पर सब कुछ पता है, ये सभी डीमंस के बारे में काफी अच्छे से जानता है। लूसी बोलती है मैं जानती हूँ तुम क्या बोलना चाहते हो, पर मैं तुम्हें इतना बोलना चाहती हूँ कि ये एक ऐसा इंसान है जो कि डीमंस के बारे में सच में बस कुछ ज्यादा ही जानता है, इसके अलावा इस बंदे के बारे में और कुछ भी खास नहीं है। बाल्डर बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं सच में इस फालतू की बात के ऊपर यकीन करूंगा। लूसी बोलती कि चलो बस भी करो, तुम जानते हो ना कि मैं लोगों की सच्चाई के बारे में जानती हूँ, मैं जानती हूँ कि कब इंसान झूठ बोल रहा है कब वो सच बोल रहा है। लूसी की इस बात को सुनकर बाल्डर थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है और वो फिर यहाँ पर हमारे गार्फ की तरफ को देखकर बोलता है एक जवान लड़का जो कि अभी बस 5 साल पहले डीमन हंटर बना है, इसके अलावा एक ऐसा इंसान जो कि डीमन हंटर्स के लिए टेवरन को चला रहा है और एक बहुत ही लंबे कान वाली लड़की जिसने कि अपने छोटे भाई को ही मार दिया। इन सब चीजों से मुझे काफी ज्यादा सस्पिशियस फील हो रहा है, तुम तीनों सच में काफी अजीब अजीब तरीके के लोग हो, इस वजह से मैं तुम तीनों के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ। अब बाल्डर लूसी की तरफ को देखते हुए बोलता है क्या मीट का वो टेस्ट अभी भी तुम्हें बीमार कर देता है, इस बात का क्या मतलब है इसके बारे में हमें नहीं पता। लेकिन हम देखते कि उसने जब ये चीज बोली होती तब हमारी लूसी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो बिना कुछ सोचे बस यहाँ पर बाल्डर के ऊपर अपनी गन फायर कर देती है। बाल्डर की स्पीड इतनी तेज होती है कि वो यहाँ पर लूसी के अटैक से बच जाता है और काफी तेजी के साथ में फिर उसने लूसी के ऊपर अटैक भी कर दिया होता है। इस चीज को देखने के साथ में गार्फ यहाँ पर बिल्कुल भी शांत नहीं रहता है, वो सीधा बाल्डर के ऊपर अटैक करने लग जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि गार्फ अभी बस 5 साल पहले डीमन हंटर बना है और ये जो सामने की तरफ को बाल्डर है ये तो एक बहुत ही खतरनाक लीजेंडरी डीमन हंटर है, इस वजह से वो भी अपनी सोर्ड निकालने के साथ में गार्फ की सोर्ड को बस एक स्लेश के साथ में बीच में से काट देता है। मतलब कि उसने अपनी सोर्ड को इस एंगल में घुमाया होता है कि गार्फ की सोर्ड तो उसके सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाती। ये चीज देखकर गार्फ को भी बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, वो भी बोलता है कि अब आखिर ये क्या बकवास है। वो इतना कुछ बोल ही पाता है कि तब तक बाल्डर ने उसके ऊपर अटैक कर दिया होता है। बाल्डर ने गार्फ के फेस के ऊपर काफी तगड़ी किक मारी होती है और बाल्डर के इस एक ही किक के साथ में हमारा गार्फ तो पूरी
पूरी तरीके से जमीन पर लेट चुका होता है। ऐसा लगता है कि जैसे वो यहाँ पर बेहोश हो चुका है। तो अब यहाँ पर 2 डीमन हंटर बुरी तरीके से मार खा चुके हैं और अब यहाँ पर हमारे जुनू की बारी है। तो बाल्डर यहाँ पर जुनू की तरफ कोई देख रहा होता है और इस चीज की वजह से जुनू की तो फट चुकी होती है। तो बाल्डर अब काफी तेजी के साथ में जुनू के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है। लेकिन जब यहाँ पर जुनू की तरफ को जा रहा होता है तब हम उसके पीछे की तरफ को बाहर काफी दूर एक टावर को देख रहे होते हैं। उस टावर के अंदर से काफी खतरनाक एक रोशनी आती है। उस रोशनी की स्पीड इतनी तेज होती है कि वो सीधा यहाँ पर बाल्डर के हाथों को भी बीच में से चीरती हुई निकल जाती है। उस एक रोशनी की वजह से बाल्डर का हाथ बीच में से कट चुका होता है। वो हाथ कट जाने के बाद में जुनू के पास में जाकर गिरता है और इस चीज की वजह से फिर से जुनू की फट जाती है। उसकी तो चीखें भी निकल जाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ को जो बाल्डर होता है वो अभी भी पूरी तरीके से खामोश होता है और वो बस अपने हाथों की तरफ कोई देखे जा रहा होता है। लेकिन अभी भी बाल्डर ने हार नहीं मानी। वो नीचे पड़ी हुई अपनी स्वॉर्ड को उठाने लगता है। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर उसकी स्वॉर्ड के ऊपर कोई अपना पैर रख देता है। हमें दिखाया था ये और कोई नहीं बल्कि हमारी लूसी होती है। लूसी बोलती है ऐसा लगता है कि जैसे हमारे पास में एक शूटर भी है, तो अब तुम्हारे पास में हमसे बचने का कोई मौका ही नहीं है। हमारे सामने कुछ भी नहीं कर पाओगे। लूसी की इस बात को सुनकर बाल्डर आसपास की चीजों को देखने लगता है। वो नोटिस करता है कि वहाँ पर काफी दूर एक टावर के ऊपर हल्की सी लाइट चमकती है और इस चीज से वो समझ चुका है कि वहाँ पर एक शूटर बैठा हुआ है। बाल्डर इतना सोचता है कि तभी अचानक से हम देखते हैं एवं की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है एवं काफी देर से उस ड्रॉर के अंदर बनती। इस वजह से जुनू उसको काफी तेजी के साथ में बाहर निकालता है। जुनू बोलता है मेरी बच्ची रो मत, यहाँ पर सब कुछ ठीक है। अब जुनू की बच्ची को देखने के साथ में बाल्डर अचानक से बोलता है मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास में एक बच्ची भी है। इतना बोलने के बाद में बाल्डर धीरे से अपनी स्वॉर्ड को उठाता है। अपनी स्वॉर्ड उठाने के बाद में बाल्डर ने उसको अपनी म्यान में भी रख दिया होता है। ये सब कुछ देखकर लूसी पूरी तरीके से चौंक जाती। वो भी सोचती आखिर ही क्या करना चाहता है। लेकिन हम देखते हैं कि अगले ही सीन में बाल्डर अचानक से बाहर जाने लग जाता है। ये चीज देखकर जुनू से बोलते कि जरा एक सेकंड रुको। जुनू की आवाज को सुनकर बाल्डर अचानक से रुकता है और पीछे की तरफ को मुड़कर देखता है। जुनू बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा मेरे ऊपर शक करना बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, क्योंकि सच में मेरे ऊपर कोई भी आराम से शक कर सकता है, पर फिर भी मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूँ। और हाँ, इसके अलावा आप जब भी खाना खाना चाहें तो आप यहाँ पर मेरे टेबरन के अंदर आ सकते हैं। जुनू की इस बात को सुनकर बाल्डर वहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता। वो बस लगातार जुनू को देख रहा होता है। और फिर अगले ही सीन में बाल्डर अचानक से अपना मुंह फेरता है और वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। बाल्डर वहाँ पर गेट को बंद करते बाहर निकल जाता है और वो बोलते हुए जाता है कि लेडी मीराम की ब्लेसिंग हमेशा तुम्हारे साथ में रहे। बाल्डर के चले जाने के बाद में लूसी और जुनू दोनों जमीन पर बैठ जाते और बोलते कि सच में हमारी तो फट चुकी थी। लूसी बाल्डर के ऊपर गुस्सा कर रही थी और बोलती कि कमीना सच में मेरा दिमाग खराब कर रहा है। लूसी जुनू को बोलती कि तुम्हें उससे इतने अच्छे तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि तुम्हें पता नहीं कि वो तुम्हारा सर उड़ाने वाला था। जुनू बोलता है कि वो बस तुम्हारी और गार्फ की तरह एक डीमन हंटर है, इसलिए मैं उसके ऊपर भी भरोसा करता हूँ। ये सुनकर लूसी को अच्छा लगता है। वो बोलती क्या तुम सच में मेरे और गार्फ के ऊपर भरोसा करते हो? जुनू काफी खुश होते हैं, बोलते कि हाँ ये तो नॉर्मल सी बात है, मुझे तुम दोनों के ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा है। अब जुनू के इतना बोलने के साथ ही हमारा सीन चेंज होता है। अब हम थोड़ी देर बाद देख रहे होते हैं कोई थर्ड पर्सन हमारे जुनू को देख रहा होता है। वो नोटिस करता है कि जुनू के हाथ में एक छोटा सा बोर्ड होता है और उसके साथ में उसकी बच्ची भी होती है। वो फिर तभी बाहर आ जाने के बाद में वो उस बोर्ड को ऊपर की तरफ को उठा देता है। थर्ड पर्सन जुनू को देखने के साथ में उसके बोर्ड की तरफ को देख रहा होता है। देखता है कि उसके ऊपर थैंक यू लिखा होता है। इस चीज को देख लेने के बाद में अब हमें यहाँ पर उस थर्ड पर्सन की आंखों को दिखाया जा रहा होता है। उसकी आंखें सच में काफी ज्यादा प्यारी होती है और उसकी बस आंखें नहीं बल्कि वो खुद भी काफी ज्यादा प्यारी होती है। पता चलता है कि वो थर्ड पर्सन जो कि एक शूटर है जिसने की बाल्डर के ऊपर फायर किया होता है और कोई नहीं बल्कि एक बहुत ही प्यारी सी लड़की है। तो यहाँ पर हमारा सीन चेंज होता है। अब हम यहाँ पर हमारे गार्फ को देखते हैं। तो फाइनली हमारे गार्फ को होश आता है और वो होश में आने के साथ में अपने हाथ पैर को हवा में चलाने लग जाता है और बोलता है कि कमीने मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। उसकी इस हरकत को दूसरी तरफ से हमारा जुनू और साथ में हमारी लूसी देख रहे होते हैं। वो देखते हैं कि गार्फ चिल्लाते बोल रहा है कि मैं ड्रिंक करते करते तुझे मारूंगा, तू मेरे सामने कुछ भी नहीं है। गार्फ की इस पागल हरकत को देखने के साथ में जुनू और लूसी दोनों की दोनों पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। तो अब इसी के साथ में यहाँ पर हमारा सीन चेंज होता है। हम यहाँ पर थोड़ी देर पहले का सीन देख रहे हैं जिसमें हमारे जुनू ने एक कागज को लेकर उस पर कुछ लिखा होता है। ये चीज देखकर लूसी उससे पूछती भी कि जुनू आखिर तुम इस पे क्या लिख रहे हो? जुनू बोलता है कि कुछ नहीं, मैं बस इसकी मदद से किसी को थोड़ा शुक्रिया अदा बोलना चाहता हूँ। ये कुछ सिंपल से शब्द है जो कि सुनकर किसी दूसरे पर्सन को अच्छा लगेगा। तो यही वो सीन है जिस वक्त हमारा जुनू अपने रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर सामने वाले पर्सन को थैंक यू बोलता है। तो अब हम फिर से उसी सीन की तरफ को जा रहे हैं जहाँ पर वो थर्ड पर्सन जुनू को देखता है। हमें उसकी आंखें दिखाई जाती है और फिर फाइनली हम उस प्यारी सी लड़की को भी देखते हैं जिसने की हमारी जुनू की वहाँ पर जान बचाई होती है। तो हम देखते हैं कि जुनू वहाँ पर उस पर्सन की तरफ को जोर जोर से अपने बोर्ड को हिलाने लग जाता है। वो बार बार उसे बस थैंक यू बोलते जा रहा है और ये चीज देखकर उस लड़की को काफी ज्यादा शर्म आ जाती है। और इसके अलावा जैसे ही वो लड़की शर्माती बिल्कुल तभी हम देख सकते कि उसके सर के ऊपर दो बड़े बड़े एंटीना भी होते हैं। तो ये लड़की शायद कोई इंसेक्ट मोस्टर हो सकती है। ये क्यूट सी लड़की अभी काफी ज्यादा शर्मा रही थी, लेकिन ये बार बार हमारी योंजो को भी देख रही होती है। वो मन में बोलती कि अब मैं क्या करूँ, इनको पता लग गया कि मैं चुप चुप कर इनको देखती रहती हूँ। इनको लगेगा कि जैसे मैं इनके ऊपर नजर रख रही हूँ और मैं काफी ज्यादा खतरनाक मोस्टर हूँ। अब ये लोग मेरे बारे में सिटी के अंदर कंप्लेन भी कर देंगे। अब तो मैं बुरी तरीके से फंस चुकी हूँ। इतनी फालतू
बातें सोचने के बाद में वो लड़की अपने आप को थोड़ा शांत करती है। वो फिर से हमारी यूनसुक की तरफ को अब देखने लग जाती है। नोटिस करती है कि इस बार यहाँ पर हमारे जुनू के पीछे की तरफ को हमारी लूसी और गार्फ भी होते हैं। गार्फ अभी भी बेहोश पड़ा था, लेकिन लूसी उसके हाथ को पकड़कर हमारी इस प्यारी सी लड़की को हेलो बोल रही होती है। ये चीज देखकर तो इस लड़की की और भी ज्यादा चीखें निकल जाती है। इस प्यारी सी लड़की की चीखें निकल जाने के साथ ही अचानक से वहाँ पर डोर के ऊपर किसी की आवाज आने लगती है। वो डोर यहाँ पर ऊपर से नीचे की तरफ को बना होता है। तो हम देखते हैं कि नीचे की तरफ से एक बंदा अंदर की तरफ को आता है और वो बोलता है कि लेडी कफार, क्या आप ठीक तो हो ना, क्या कोई दिक्कत हो गई है? तो ये लड़की जिसका नाम लेडी कफार है वो बोलती कि कुछ नहीं, मैं बस यहाँ पर हंटिंग कर रही हूँ, बाकी सब कुछ ठीक है। वो बंदा अंदर की तरफ को आ जाता है और बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो मुझे बताइए कि आखिर आपने कौन से डीमन को हंट किया और मुझे उसकी लोकेशन और उसकी पूरी डिटेल बताइए। तो अब लेडी कफार बोलती कि यहाँ पर एक डीमन तो आया था, पर इसके अलावा यहाँ पर एक दिक्कत खड़ी हो गई है। बंदा पूछता है कि आखिर ऐसी क्या दिक्कत खड़ी हो गई है? अभी हमारी लेडी कफार बोलती कि मैंने बाल्डर के ऊपर गोली चला दी है। बाल्डर का नाम सुनने के साथ ही उस बंदे के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो पूरी तरीके से वहाँ पर खामोश हो जाता है। तो फिर से पूछता है कि आखिर आपने किसको गोली मारी है? लेडी कफार इस बार पूरी तरीके से खामोश हो जाती है। वो उठती है, उसके सामने सर झुकाती है और बोलती कि मुझे माफ कर दो। वो बंदा बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, अब यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है मुझे उस पूरे की रिपोर्ट लॉर्ड क्लाउड को करनी होगी। लॉर्ड क्लाउड का नाम सुनने के साथ ही यहाँ पर लेडी कफार पूरी तरीके से चौंक जाती है। वो बोलती कि नहीं, ऐसा मत करना, फादर को इन सब चीजों के बारे में मत बताना। तो मतलब इस किंगडम का जो लॉर्ड है वो यहाँ पर हमारी लेडी कफार का फादर है। इसके अलावा आप यहाँ पर लेडी कफार की दूसरी आंख को और साथ में उसकी कुछ अजीब सी टेंटिकल को भी देख सकते हैं। तो मतलब कि हमारी लेडी कफार पूरी तरीके से एक मॉन्स्टर है। अब यहाँ पर लेडी कफार का जैसे ही सारी चीजें बाहर निकलती तभी वो इन चीजों की तरफ को देखकर पूरी तरीके से चौंक जाती है। वो जल्दी से अपने अजीब से टेंटिकल या फिर जो भी उसकी टांगे थी उनको कवर करती है और बोलती कि चलो कोई बात नहीं, तुम यहाँ से जा सकते हो, अब मैं सोने जा रही हूँ। उसके इतना बोलने के साथ ही वो गार्ड वहाँ से चला जाता है और फिर तब यहाँ पर हमारी लेडी अकेली रह जाती है। अब वो सीधा अपने बेड के ऊपर जाती है। वहाँ पर जाने के साथ में वो लेट जाती है और साथ में एक कपड़े को खोलकर उसके अंदर से कुछ खाना बाहर निकालती है। हमें पता चलता है कि उसके पास में जो ये खाना है ये हमारे जुनू के रेस्टोरेंट का। लेडी कफार को हमारे जुनू के हाथ का बना खाना पसंद है और वो ये सारी चीजें अपने गार्ड से मंगाती है। लेकिन इस वक्त लेडी कफार थोड़ी सी टेंशन में, वो सोच रही कि इस वक्त उन सभी को मेरे बारे में पता चल चुका है और उन्हें अभी तक ये नहीं पता कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ। इतना बोलते हुए जुनू को याद करती है और वो याद करती है कि कैसे वो उसको थैंक यू बोल रहा था। उस चीज को याद करते हुए लेडी कफार की आंखें थोड़ी सी नम हो जाती है। वो इस वक्त काफी अच्छा फील करी होती है। पर इसी के साथ में यहाँ पर अचानक से हमारा सीन भी चेंज होता है। हम दूसरी तरफ हमारे जुनू को देखते हैं, क्योंकि बोलता है कि अब इस कहानी के अंदर एक काफी खतरनाक कैरेक्टर आ चुका है। ये सब कुछ बिल्कुल उसी तरीके से हो रहा है जिस तरीके से उस कहानी के अंदर था। कहानी के अंदर भी जब ये मॉन्स्टर अपीयर होती है उसी समय पर बाल्डर भी अपीयर होता है। सब कुछ तो बिल्कुल सेम है, पर ये सब कुछ ज्यादा ही जल्दी हो रहा है। मैंने पूरे नोवेल का ऑर्डर भी काट दिया है। पर इसके अलावा सबसे खतरनाक चीज, मैं लगभग आज के दिन मरने वाला था। इतना बोलते हुए जुनू याद करता है कि उसके रेस्टोरेंट में एक गार्ड आया था और उस सिटी गार्ड को हमारे जुनू ने एक छोटा सा बॉक्स दिया था। उन्होंने वो बॉक्स देते उस गार्ड को बोला था कि आप जिसकी सेवा करते हो उसको आप ये बॉक्स दोगे तो उनको काफी अच्छा फील होगा। सब कुछ याद करते हुए जुनू बोलता है कि अब इस नोवेल के अंदर लेडी कफार भी आ चुकी है। इस नोवेल की स्पीड सच में काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ रही है। अगर लेडी कफार यहाँ पर नहीं होती तो फिर मैं आज के दिन मरने वाला था। जुनू बोलता है कि अब मेरे पास में कोई चारा नहीं बचा है, अब मुझे लेडी कफार को अपना एक दोस्त बनाना होगा। हम देख सकते हैं कि जुनू ने यहाँ पर अपने हाथ में एक छोटा सा कागज पकड़ा होता है। उसके अंदर पता नहीं उसने यहाँ पर क्या क्या लिख रखा है, लेकिन उसका सीधा सा प्लान यही है कि वो लेडी कफार को अपना दोस्त बनाएगा। अब यहाँ पर हमारा सीन चेंज होता है। हम अगले दिन का सीन देखते हैं। उस टावर के अंदर की तरफ को अभी भी हमारी लेडी कफार बैठी होती है। वो फिर से अपनी स्नाइपर निकालती है और बोलती कि चलो मैं देख लेती हूँ कि आखिर ये सभी लोग क्या कर रहे हैं। तो अब लेडी कफार अपनी स्नाइपर से देखती कि जुनू वहाँ पर किसी बंदे से बात कर रहा है। जुनू को वहाँ पर देखकर लेडी कफार बोलती कि सच में ये बंदा अपनी बच्ची के लिए कितना ज्यादा काम करता रहता है और इसके अलावा ये अनजान लोगों को कितनी जल्दी अपना दोस्त बना लेता है। तो अब लेडी कफार देखती कि हमारा जुनू वहाँ पर एक बंदे से बात करने के बाद में किसी दूसरे शॉप वाले बंदे से बात करता है। वो वहाँ से भी निकलने के बाद में किसी गार्ड के पास में आकर खड़ा हो जाता है। गार्ड से थोड़ी देर बात करने के बाद में वो गार्ड उसको आगे जाने देते हैं। तब हमारा जुनू किसी एक अजीब सी टावर के अंदर की तरफ को जा रहा है। हमारी लेडी कफार अभी भी उसको देखे जा रही है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि वो जिस टावर के अंदर जा रहा है उसी के अंदर तो वो बैठी हुई है। सारी चीजें लेडी कफार को जब तक समझ में आती तब तक हमारा जुनू वहाँ तक पहुंच चुका होता है। वो उसके रूम के दरवाजे के ऊपर नॉक नॉक करता है, बोलता है लेडी कफार गुड मॉर्निंग, मेरा नाम जुनू है और मैं फादर डॉटर टेवरेन का मालिक हूँ और मैं वही पर्सन हूँ जिसकी आपने कल जान बचाई थी। तो जुनू की इतना बोलती है। अब यहाँ पर हमारा सीन चेंज होता है। हम लेडी कफार और जुनू को एक साथ में बैठा हुआ देख रहे होते हैं। लेडी कफार अपना सर अभी नीचे कर रखी है, लेकिन तभी अब यहाँ पर हमारी एउंग उसकी तरफ को आवाज निकालती है और उसकी आवाज सुनने के साथ में लेडी कफार जोर से चिल्ला देती है। अब एउंग की आवाज करने के साथ ही जुनू एउंग को उठाता है और लेडी कफार की तरफ को कर बोलता है कि मेरी बच्ची को भी पता है कि आखिर इसकी जान किसने बचाई है। लेडी कफार जुनू की तरफ को देखती है और बोलती कि आखिर तुम अंदर कैसे आ गए? यहाँ पर मैंने कुछ गार्ड्स को खड़ा कर रखा था, आखिर उन्होंने तुम्हें अंदर कैसे आने दिया? जुनू बोलता है कि अच्छा तो तुम उन गार्ड की बात कर रही हो, अरे वो तो मेरे टेवरन के अंदर आते रहते हैं, उनको मैं रेगुलर खाना खिलाता रहता हूँ, इसलिए मैं उनको काफी अच्छे से जानता हूँ। बस मैं उनके पास में गया और उनसे बोला कि मुझे अंदर जाना है और उन्होंने मुझे अंदर आने दिया। जुनू की इस बात को सुनकर लेडी कफार पूरी तरीके से चौंक जाती है। वो बोलता है कि मैंने तुम्हारे गार्ड को बोला कि मैं लेडी कफार से मिलना चाहता हूँ, उनको शुक्रिया अदा बोलना चाहता हूँ और ये सब कुछ सुनकर तुम्हारे गार्ड ने मुझे बिल्कुल भी नहीं रोका।
मौका तो मुझे सीधा तुम्हारे रूम के पास में लाकर छोड़े। ये सब कुछ सुनकर लेडी कफार बहुत ही ज्यादा शर्मा चुकी होती है। उसको सच में यकीन नहीं हो रहा कि जुनू जो कि एक सिंपल सा आदमी है वो सीधा उसके पास में पहुंच चुका है। तो लेडी कफार अभी यहाँ पर कुछ नहीं बोलते, लेकिन तभी हमारा जुनू बोलते कि अरे हाँ, मैं एक चीज के बारे में तो भूल ही गया। इतना बोलते अपने पास में से कुछ एक बॉक्स को निकालता है। बॉक्स के अंदर वही चीजें रखी होती है जो कि कल के दिन भी हमारी लेडी कफार ने खाई होती है। जुनू बोलता है कि मैं हमेशा कुछ गार्ड्स को देखता रहता हूँ जो कि हमेशा मुझे यही चीज ऑर्डर करते हैं, तो इसलिए मैं आपके लिए भी यही गिफ्ट लेकर आया हूँ। तो हमारे जुनू के हाथ में उस चीज को देखने के साथ में लेडी कफार की आंखें चमक चुकी होती है। लेडी कफार काफी अजीब तरीके से जुनू की तरफ को देखती है और बोलती है तुम्हारा शुक्रिया, मेरे गार्ड्स हमेशा मेरे लिए बस थोड़ा सा ही लेकर आते थे, पर तुम मेरे लिए पूरा एक बॉक्स लेकर आ चुके हो। लेडी कफार इतना बोलते हो उनको खाने लगती है। वो बोलती कि मुझे हमेशा से पेट भर के खाने थे, पर मैं कभी अपने गार्ड्स को इसके बारे में नहीं बोल पाई। ये सब सुनकर हमारा जुनू एक अजीब तरीके से स्माइल करता है। वो बोलता है कि बस इसी चीज के बारे में तो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। बोलता है कि मैं आपसे एक फेवर मांगना चाहता हूँ। लेडी कफार बोलती कि तुम मुझसे फेवर मांगना चाहते हो, आखिर वो क्या चीज है जो कि मैं तुम्हारे लिए कर सकती हूँ। तो यहाँ पर हमारी लेडी कफार जुनू के बीच में क्या बात हुई हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता, पर हम बस सीधा यहाँ पर जुनू को उस टावर से बाहर निकलता हुआ देख रहे होते हैं। जुनू टावर से बाहर निकलने के साथ ही ऊपर की तरफ को देख रहा होता है, टावर की तरफ को देख रहा है, और फिर तभी हम वहाँ पर एक बहुत ही बड़े से फ्लैग को देख रहे होते हैं। फ्लैग दिखने में तो कोई कागज या फिर कोई कपड़े जैसा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस फ्लैग के ऊपर काफी कुछ लिखा होता है। उसमें साफ साफ बस यही लिखा है कि हमारा जुनू कुछ पावरफुल हंटर को चाहता है, जिससे कि वो अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर सके, साथ में वो डिलीवरी का भी काम चालू कर सके। हमारा जुनू नीचे से ऊपर देख रहा था और बोलता है कि आज के दिन से मैं डिलीवरी का काम भी चालू करूंगा, जहाँ पर भी लोग कुछ भी डिलीवर करवाना चाहेंगे मैं हर जगह जाऊंगा। जुनू नीचे से ऊपर देख रहा था, तब यहाँ पर लेडी कफार भी उसको देखकर जोर जोर से हाथ हिला रही होती है। अब इसी चीज के साथ में यहाँ पर हमारा सीन चेंज होता है। हमें थोड़ी दूरी के साथ में किसी बंदे को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर उस टावर की तरफ कोई देख रहा होता है। हमें पता चलता है ये बंदा और कोई नहीं बल्कि बाल्डर होता है। बाल्डर ने यहाँ पर जंगल के अंदर किसी पर्सन को मार रखा होता है जो कि शायद कोई डीमन हो सकता है। बाल्डर की नजर भी वहाँ पर उस बड़े से फ्लैग के ऊपर जा चुकी है, और बाल्डर के अलावा यहाँ पर एक और पर्सन है जो कि वहाँ पर उस टावर की उस बड़े से फ्लैग को देख रहा होता है। देख सकते हैं ये जो पर्सन जो कि उस टावर की तरफ को देख रहा है, इसके काफी लंबे लंबे बाल होते हैं। इसी के साथ में हमें दिखाया था कि ये काफी ज्यादा क्यूट सी लड़की होती है। ये लड़की दिखने में एक डीमन हंटर लग रही है, पर इसके अलावा ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई शाही परिवार से भी हो सकती है। तो अब यहाँ पर हमारा सीन चेंज होता है। हम यहाँ पर हमारे जुनू के टेवरन का सीन देखते हैं। इस वक्त इसके अंदर काफी ज्यादा भीड़ लगी होती है और हमारा गार्फ एक एक करके सभी से वहाँ पर ऑर्डर्स को ले रहा होता है। लेकिन उसी वक्त हमारी लूसी आती है और वो काफी ज्यादा ड्रंक होती है, और इसी वजह से वहाँ पर किसी न किसी डीमन हंटर के साथ में फाइट करती रहती है। और वहीं दूसरी तरफ को जो हमारा जुनू होता है वो अभी अपने किचन में काम कर रहा होता है, पर इस वक्त इस पूरी लड़ाई को देखकर उसका खुद का दिमाग खराब हो चुका होता है। तो अब दिन भर काम करने के बाद में यहाँ पर फाइनली ब्रेक टाइम होता है। हम यहाँ पर हमारे जुनू, गार्फ और लूसी को पागलों की तरह बेहोश पड़ा हुआ देखते हैं। लगातार काम कर करके इनकी हालत काफी खराब हो चुकी है। लेकिन तभी हम देखते हैं जुनू बोलता है कि लूसी आखिर तुम क्या करते हो, तुम यहाँ पर काम क्यों नहीं करती हो, तुम्हें भी यहाँ पर कुछ काम को करना चाहिए। लूसी बोलती तुम्हें क्या बकवास कर, मैं भी तो बाहर जाती हूँ, डीमंस को मारती हूँ और मैं पैसे कमाती हूँ। जुनू बोलता है कि हाँ ये बात तो बिल्कुल ठीक है, तुम बाहर जाकर डीमंस को मारती हो, पर ये चीज लगभग 6 महीने पहले की बात है। लगभग 6 महीने हो चुके हैं, तब से तुमने एक भी डीमन को नहीं मारा है, ना तुम कोई पैसा कमा रही हो। लूसी बोलती कि वो बात ये कि तुम मुझे बता ही नहीं रहे कि आखिर डीमंस कहाँ पर आने वाले हैं, तुम मुझे बताओगे तो मैं जाकर उनको मार दूंगी। और जो सेंट्रल सिक्योरिटी वाले वो मुझे बोल रहे कि डीमंस पता नहीं ऐसे अचानक से कहीं पर भी आते जा रहे हैं, जिनके बारे में तुम मुझे पहले बता ही नहीं रहे हो। जुनू उसकी बातें सुनकर मन में सोचने लगता है। वो अपने आप से बोलते कि हाँ ये बिल्कुल ठीक बोल रही है, यहाँ पर स्टोरी पूरी तरीके से बदल चुकी है, इसलिए मुझे पता नहीं चल रहा है कि आखिर वो डीमंस कहाँ से आ रहे हैं। इस वजह से मैं लूसी की कोई भी मदद नहीं कर पा रहा हूँ। जुनू बोलता है कि अब तक तो इस नोवेल के हिसाब से जो कुछ भी चल रहा था उस हिसाब से मुझे पता चल रहा था कि आखिर डीमंस कहाँ पर आ रहे हैं, पर अब इस नोवेल का ये वाला प्लॉट अब खत्म होने वाला है, मुझे नहीं पता कि अब आखिर डीमंस कहाँ पर आएंगे। जुनू अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन तभी उसको पीछे से दरवाजा खुलने की आवाज आती है। उस आवाज को सुनकर जुनू पीछे मुड़ता है और बोलता है कि मुझे माफ करना, आज के दिन हमने शॉप को बंद कर दिया। वो इतना बोल ही पा रहा होता है कि तब तक हम वहाँ पर पीछे की तरफ किसी को देखते हैं। वहाँ पर शायद कोई लड़की आ चुकी होती है। हमें यहाँ पर एक हल्की सी झलक दिखाई जा रही है जिसको अभी हमने थोड़ी देर पहले भी देखा है। उस पर्सन को देखने के बाद में वहाँ पर हमारे सभी के सभी लोग चौंक चुके होते हैं। वो सभी लोग लगातार बस उसी की तरफ को देखे जा रहे होते हैं। और फिर तभी वहाँ पर उस लड़की को देखते हैं जो कि बोलती मेरा नाम मार्डोना होजेन टिरना है और मैं राइटफुल हाउस टिरना की एक लौती डॉटर हूँ। यहाँ पर अपने बारे में काफी बड़ा चाह कर बोलती है। लेकिन वही दूसरी तरफ से जुनू मन में बोलता है कि क्या ये लड़की कोई नोबेल है, पर आखिर मेरे टेवरन के अंदर एक नोबेल पर्सन क्या कर रहा है। हम देखते हैं कि होजेन हमारे जुनू को बोलती कि तुम अजीब से दिखने वाले लड़के जल्दी से मेरे पास में आओ। हमारे जुनू बोलता है कि मैं कोई अजीब सा बंदा नहीं बल्कि मैं यहाँ का ओनर हूँ। ओनर का नाम सुनते होजेन काफी अजीब सा फेस बनाती है। लेकिन वही दूसरी तरफ को हमारा जुनू उसको देखते बोल रहा था कि आखिर लड़की है कौन, मैंने नोवेल के बारे में कभी इसके बारे में नहीं पढ़ा है। होजेन बोलती मैंने सुना था कि यहाँ पर डीमन हंटर है जो कि लोगों की काम करते हैं। जुनू बोलता है कि हम यहाँ पर डिलीवरी का काम करते हैं, हम यहाँ पर दूसरों की प्रॉब्लम को सोल्व नहीं करते। अब यहाँ पर हमें हमारा काम करना है, तो प्लीज अभी के लिए तुम निकल जाओ। जुनू की इस बात को सुनकर होजेन बोलती प्लीज जरा एक बार मेरी बात तो सुनो। जुनू फिर भी नहीं सुनता। वो सभी के सभी लोग वहाँ से खड़े होकर जाने लगते हैं। होजेन चिल्लाते हुए बोलती कि प्लीज बस 1 मिनट रुक जाओ, तुम्हें मेरे
काम को कर देना चाहिए क्योंकि इसके बदले में मैं तुम्हें काफी अच्छे पैसे दे सकती हूँ। जुनू बोलता है कि मुझे माफ करना, हमें पैसों की कोई जरूरत नहीं है। इस वक्त हमारी लूसी उस होजिन को घूरे जा रही होती है और वो जुनू को बोलती, जुनू क्या तुम सच में उसकी बात को नहीं सुनना चाहते और तुम उससे झूठ क्यों बोल रहे हो कि हम दूसरों की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने का भी तो काम करते हैं। जुनू बोलता कि मैं किसी नोबेल से उसके काम को नहीं लेना चाहता क्योंकि इनकी रिक्वेस्ट हमेशा बहुत ही खतरनाक होती है। वो दोनों इस तरीके से बात कर रहे थे, लेकिन तभी हमारी होजिन चिल्लाते बोलती, मैं तुम्हें काफी ज्यादा अच्छे पैसे दे सकती हूँ, मैं तुम्हें अपनी ट्रेजरी के अंदर से काफी सारे पैसे दूंगी। होजिन की इस बात को सुनने के साथ ही हमारे जुनू और साथ में लूसी दोनों के दोनों शांत खड़े हो जाते हैं और फिर वो दोनों एक साथ मन में बोलते कि इसने अभी अभी ट्रेजरी बोला। जुनू लूसी से पूछता है कि लूसी क्या ये सच बोल रही है। लूसी बोलती कि हाँ, मेरी स्किल बता रही कि ये लड़की सच बोल रही है। अब यहाँ पर हमारा सीन चेंज होता है, हमें दिखाया था कि हमारा जुनू, लूसी और ये लड़की भी एक जगह पर बैठ चुके होते हैं। जुनू बोलता है तो ठीक है, मुझे बताओ आखिर तुम्हारा क्या काम है। वो लड़की मतलब कि होजिन बोलती कि मैं अपने एक दोस्त को ढूंढना चाहती हूँ। वो लड़का बिल्कुल मेरी उम्र का है और वो मेरे मेंशन के अंदर ट्रेड के लिए आया करता था। जुनू बोलता है कि अच्छा ठीक है, मुझे उसका नाम बताओ और मुझे बताओ आखिर वो कहाँ पर रहता था। जुनू की इस बात को सुनकर होजिन थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है और वो फिर बोलती कि शायद उसका नाम हांस था और वो कहाँ पर रहता था उसके बारे में मुझे नहीं पता। ये सुनकर लूसी बोलती कि यंग लेडी, क्या तुम्हें पता भी कि जो हंस नाम के बंदे होते हैं ये काफी ज्यादा कॉमन होते हैं। मेरा मतलब है कि इस पूरी सिटी के अंदर काफी सारे लोग हंस नाम के मिल जाएंगे क्योंकि ये नाम यहाँ का कॉमन नाम है। होजिन बोलती कि मुझे माफ कर दो, मुझे बस अपने दोस्त के बारे में इतना सही पता है। हमारी लूसी इस वक्त शायद अपनी स्किल का यूज यहाँ पर होजिन के ऊपर कर रही होती है और उसे पता चलता है कि शायद वो ठीक बोल रही है, मतलब कि सच बोल रही है। ये सब देखकर लूसी बोलती कि वैसे यहाँ पर तुम्हारे दोस्त को ढूंढने का एक तरीका तो है। होजिन बोलती क्या सच में यहाँ पर उसे ढूंढने का कोई तरीका भी है। लूसी बोलती हम तुम्हारे दोस्त को ढूंढ सकते पर यहाँ पर एक दिक्कत आ गई है और वो दिक्कत ये है कि हम सबसे पहले तो तुम्हारे उस ट्रेजर को देखना चाहते हैं जिसके बारे में तुमने बात करी थी। होजिन बोलती मेरी फैमिली का जो ट्रेजर है वो मैं तुम्हें काम खत्म होने के बाद में दे दूंगी। उसकी इस बात को सुनते ही लूसी उसके कंधे पर हाथ रखती है, काफी गंदा सा फेस बनाते हुए बोलती है क्या तुम्हें पता ना कि तुम्हारा दोस्त अभी काफी बुरी हालत में हो सकता है, क्या पता वो उम्मीद कर रहा हो कि तुम उसे आकर बचाओगी, क्या पता वो अभी किसी मोस्ट के तलवों के नीचे पड़ा होगा। इतना बोलते हुए लूसी अपने पॉकेट के अंदर से एक अजीब सी कागज को निकालती है। ये शायद किसी तरीके का कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है और इसके ऊपर ये यहाँ पर होजिन के सिग्नेचर भी लेने वाली है। इस कॉन्ट्रैक्ट को देखने के साथ ही होजिन उसको मना करने लग जाती है, बार बार अपने हाथों को हिलाते हुए उसको रोक रही होती है। लेकिन दूसरी तरफ से जो हमारी लूसी होती है वो होजिन के हाथों को पकड़ने के साथ ही उसके फिंगर के ऊपर थोड़ी शाई लगा देती है और वो फिर उसके फिंगरप्रिंट को ही उसके सिग्नेचर की तरह यूज करने लगी है। तो एक तरफ तो हमारी होजिन जोर जोर से चिल्ला रही होती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ से लूसी पागलों की तरह उसके सिग्नेचर को ले रही होती है। इस पूरे सीन को देखकर गाव भी वहाँ पर पहुंच गया होता है और वो बोलता है कि जुनू मुझे लगता है कि हमें लूसी को रोकना चाहिए। जुनू गाव के मुंह को बंद करता है और वो लूसी को बोलता है कि लूसी हमें इसके सिग्नेचर लेने की जगह सीधा जाकर इसके पहले मेंशन को देख लेना चाहिए। हम देखते हैं कि लूसी यहाँ पर इन दोनों की बातों को इग्नोर करती है और वो अभी भी होजिन को जबरदस्ती उसके ऊपर सिग्नेचर करा रही होती है। तो फाइनली यहाँ पर होजिन की फिंगर उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर टच हो जाती है। उसके ऐसा करने के साथ ही वो कॉन्ट्रैक्ट भी अब पूरा हो चुका होता है। अब यहाँ पर हमारा सीन चेंज होता है, हमें पता चलता है कि जुनू ने अपने टेवरन को आज के लिए बंद कर दिया होता है और फिर इसी के साथ में हमें यहाँ पर एक टूटा फूटा सा कोई मेंशन दिखाया जा रहा होता है। इस मेंशन के अंदर की तरफ को हम यहाँ पर हमारे गार्फ, लूसी, जुनू और साथ में उस लड़की को देख रहे होते हैं और इसके अलावा हम अंदर की भी हालत को देख रहे होते हैं। अंदर काफी ज्यादा पुराना सा खाना पड़ा होता है, उनमें अधिकतर खाना तो पूरी तरीके से खराब हो चुका होता है और साथ में यहाँ पर काफी सारे कपड़े भी पड़े जो कि पूरी तरीके से गंदे होते हैं। और फिर इसी के साथ में हमें यहाँ पर गार्फ, लूसी और साथ में हमारे जुनू को दिखाया जाता है। ये तीनों लगभग पूरे दिन पैदल चलते हुए आ रहे थे और ये फाइनली इस मेंशन में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर आकर इनकी पूरी उम्मीदें टूट चुकी है। हम यहाँ पर लूकस के सामने की तरफ को देख सकते हैं, उनको खाने में यहाँ पर पानी दिया गया होता है, मतलब कि होजिन इतनी गरीब है कि उसने यहाँ पर एक टूटे फूटे कप में उनको पानी पीने के लिए दिया है। ये सब कुछ देखकर गाफ का तो दिमाग खराब हो चुका है। वो बोलता है कि लूसी तुमने तो बोला था कि ये एक नोबेल लड़की है। लूसी भी बोलती कि हाँ मैंने अपनी स्किल को चेक करके देखा था, ये लड़की सच में एक नोबेल है। ये सुनते गाफ को गुस्सा आ जाता है और वो लूसी की गर्दन को वहाँ पर पकड़ लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर उनके टेबल के ऊपर कोई एक चीज आकर गिरती है। हमें वहाँ पर एक अजीब सी सड़ी हुई सी पोटली को दिखाया जा रहा होता है जो कि दिखने में बिल्कुल एक मोस्टे की स्किन जैसी लग रही होती है। वो चीज को देखकर गाफ बोलता है कि क्या ये कोई ट्रेजर है। लूसी बोलती कि मुझे पहले से ही लगा था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अभी जुनू बोलते कि आखिर ये चीज है क्या, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। उनके इतना बोलते हैं, उनके सामने की तरफ को होजिन को देखते हैं जो कि अपना सर झुकाकर वहाँ पर रो रही होती है। तो उसकी इस हालत को देखकर लूसी वहाँ पर उसकी उस पोटली को उठाती है और वो उसको हिलाते हुए देखती है, उसके अंदर कुछ भी नहीं निकलता। ये चीज देखकर लूसी बोलती कि लड़की क्या तुम सच में हमारे साथ में कोई मजाक कर रही हो। लड़की बोलती कि नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही। लूसी बोलती कि कमीनी लड़की तुझे क्या लगता है इस फालतू सी पोटली को लेकर हम खुश हो जाएंगे, या तू सच में हमसे काम करवाने के बाद में ये फालतू सी चीज देने वाली थी। होजिन बोलती पर तुम समझ नहीं रही, ये मेरी फैमिली का एक ट्रेजर है। लूसी अपना सर पकड़ लेती और बोलती क्या सच में तुम्हें आज पागल बनाने के लिए हम ही लोग मिले थे। मैं क्या लगता है कि ऐसी फालतू सी पोटली या फिर पाउच को लेकर कौन खुश हो जाएगा। दूसरी तरफ होजिन लगातार वहाँ पर रोए जा रही होती है और पता नहीं क्यों यहाँ पर बहुत ज्यादा क्यूट लग रही है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लूसी वहाँ पर उस पाउच को हमारे जुनू को देने लगती है। जुनू भी वहाँ पर उसके हाथ से उस पाउच को लेता है पर उसे कुछ भी समझ नहीं आता। वो वहाँ पर होजिन की तरफ को देख रहा होता है, वो देखता है कि वो किस तरीके से लगातार रोती जा रही है। ये चीज देखने के साथ में जुनू अचानक से खड़ा होता है। उसको देखकर लूसी बोलती कि जुनू मैं जानता हूँ कि तुम इसकी मदद करना चाहते हो, पर फिर भी जरा सोचो इतना काम करने के बाद भी हमें ये कचरा मिल रहा
रहा है। जुनू बोलता है कि पर मैं इसके दोस्त को इस तरीके से मरने नहीं दे सकता। अपने दोस्त को ढूंढने के लिए कितना कुछ कर रही है, इसलिए मैं उसको ढूंढना चाहता हूँ। इतना बोलते हुए जुनू वहाँ पर होजिन की तरफ को अपनी बच्ची को करने लगता है। हम देखते हैं कि उसकी बच्ची मतलब कि एवं उसको देखने के साथ ही काफी क्यूट आवाज निकालती है और वो होजिन की तरफ को जोर जोर से हाथ हिलाने लग जाती है। ये चीज देखकर होजिन को भी काफी ज्यादा अच्छा फील होता है। उसको थोड़ी सी शर्म आ रही होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमारे एवं के हाथ को पकड़कर उससे खेलने लगती है और बोलती है ठीक है अब मैं नहीं रहूंगी। तब होजिन को चुप कराने के साथ में जुनू वहाँ पर उस पाउच को उठाता है और बोलता है कि चलो हम इसका कोई ना कोई यूज करने का तरीका ढूंढ लेंगे। हम इस पाउच को किसी न किसी ट्रेडर को बेच देंगे। जुनू इतना बोलता है कि तभी उस पाउच के अंदर से कोई ना कोई एक चीज निकल कर बाहर गिरती है। मैं दिखाया था कि वहाँ पर उसके अंदर से कोई शायद कप नूडल बाहर निकलते हैं। कप नूडल के बाहर निकलने के साथ ही वहाँ पर आसपास में पूरे में शांति छा चुकी होती है। उन सभी को बिल्कुल भी नहीं पता कि आखिर ये क्या चीज है, लेकिन जब यहाँ पर हमारा जुनू उस कप नूडल को देखता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती। वो भी बोलता है कि आखिर ये चीज इस बैग के अंदर से बाहर कैसे निकल रही है। तब यहाँ पर हमारा सीन चेंज होता है। हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जा रहा होता है। हम गार्फ और लूसी को देखते हैं जो कि अभी लगातार उस कप नूडल को घूरे जा रहे होते हैं। वो कप नूडल अभी उनके सामने रखा होता है, उसके ऊपर अल्ट्रा नूडल लिखा होता है और वहीं पर हमारा जोनू भी होता है जो कि बोलता है कि आखिर यहाँ पर ये सब कुछ चल क्या रहा है। तब हम देखते हैं कि अचानक से गार्फ और लूसी जोनू को पकड़ पकड़ के हिलाने लग जाते हैं। लूसी बोलती कि जल्दी से उस चीज को वापस पकड़ो और जोर जोर से हिलाओ, उसके अंदर से और भी कई सारी चीजें निकल सकती है। यही सेम चीज यहाँ पर हमारा गार्फ भी बोल रहा होता है। तो हमारा जोनू उस होजिन से बोलता है कि वैसे आखिर ये चीज है क्या और आखिर यहाँ पर ये चल क्या रहा है, मुझे इसके बारे में सब कुछ बताओ। होजिन बोलती कि मैंने बस लोगों से सुना था जो कि वो इस पाउच के बारे में बोलते थे, पर मैंने जो कुछ भी सुना था वो सच होगा, ये सब के बारे में मुझे नहीं पता था। जोनू बोलता है कि आखिर तुमने उन सभी लोगों से क्या सुना था। होजिन बताती है एक ऐसा पर्सन जो कि सभी लोगों को पसंद हो। अगर ऐसा कोई पर्सन इस पाउच को पकड़ता है तो फिर ये पाउच उसकी हर एक विश को पूरा करता है। ये उनको वो सारी चीजें लाकर देता है जो कि उस आदमी ने आज तक कभी टच की होती है। होजिन की इस बात को सुनकर जोनू को तो वहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। उसको यहाँ पर उसकी एक भी बात पर यकीन नहीं होता है। लेकिन तभी हम अचानक से होजिन को देखते हैं, कोई होजिन के कंधों को पकड़ लेता है। ये और कोई नहीं बल्कि हमारी लूसी होती है और वो चिल्लाते हुए बोलती कि पैसा, ये पाउच हमें पैसा भी दे सकता है। तुम सच बोल रही हो ना कि क्या सच में हम इसमें से पैसा निकाल सकते हैं। होजिन बोलती मुझे नहीं पता, पर सबसे पहले तो तुम अपनी गंदी सी नजरें मेरे से दूर ले जाओ। तुम्हारी आंखों को देखकर मुझे बहुत गंदा लग रहा है। इन दोनों के सीन के दूसरी तरफ को हमारा जोनू उस पाउच को फिर से उठाने लगता है और वो उस पाउच को उठाते हुए बोलता है कि इस पाउच के लिए हम होजिन के सारे काम को करने वाले हैं। जोनू की इस बात को सुनने के साथ ही हमारी होजिन को काफी अच्छा फील होता है। वो लगातार हमारे जोनू की तरफ को देखे जा रही होती है और वो काफी ज्यादा खुश हो चुकी होती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ को जो हमारी लूसी होती है वो अभी भी सोच रही होती है कि किस तरीके से पाउच के अंदर से काफी सारे पैसे बरस रहे हैं। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जा रहा है। लूसी एक टेबल के ऊपर एक छोटी सी गुड़िया के साथ में बैठी होती है, पर वो अभी भी बस मन में पैसों के बारे में सोच रही होती है। इसके अलावा हम यहाँ पर हमारी लूसी के सामने एक छोटी सी कोई अजीब सी डोल को देख रहे होते। वो चीज को यहाँ पर गार्फ और हमारा जोनू भी देखता और जोनू तो बोलता कि आखिरी डोल इसके सामने क्या कर रही है। जोनू की इस बात को सुनकर लूसी अजीब तरीके से हंसने लग जाती है और वो बोलती कि चीफ, तुम शायद मेरी एबिलिटी के बारे में तो जानते होगे। जोनू बोलता है कि तुम दूसरों के सच और झूठ को देख सकती हो। लूसी बोलती हाँ तुमने बिल्कुल ठीक बोला, और ये चीज करने के लिए मुझे बस सामने वाले से कोई सवाल पूछना होता है जिससे कि मैं उसके जवाब सुनकर उसकी सच्चाई का पता लगा लेती हूँ। और जरा सोचो अगर मैं खुद ही किसी चीज को क्रिएट करूँ और उससे सवाल पूछूं। जोनू बोलता है कि पर ये तो एक गुड़िया है, तुम इससे बात कैसे करोगी। मैं तो सच्चाई या झूठ का पता लगाने के लिए किसी डायरेक्ट इंसान से बात करनी पड़ती है। गार्फ बोलता है कि मेरी मास्टर बिना किसी से बात करे भी उसके बारे में पता कर सकती है, पर ये चीज यूज करने की वजह से इनके ऊपर काफी बुरा इफेक्ट पड़ता है। इनकी बॉडी धीरे धीरे डिमोनिक बनती जाती है। उसी तरफ को लूसी बोलती कि हाँ चलो चलो ठीक है, अब हम यहाँ पर इन सब चीजों को स्टार्ट करना चाहिए। इतना बोलते हुए लूसी अपने हाथ को टेबल के ऊपर रखती है और अपने कानों को काफी अच्छे से चौकन्ना करते हुए सीधा वहाँ पर उस डॉल को बोलती है, मेरा नाम लूसी है और मैं तुमको कमांड करती हूँ कि तुम मेरे हर एक सवाल का जवाब दोगे। लूसी की इस बात को सुनने के साथ ही वो डॉल अचानक से कमांड की पोजीशन में आ जाती है। और बस इतना नहीं बल्कि उसके फेस के ऊपर कुछ अजीब से लकीरें बनने लगती है और फिर तभी हम देखते कि उसकी कुछ आंखें क्रिएट हो जाती है। तो इसी के साथ में हमारी लूसी उससे बोलती है, क्या इस घर के अंदर आज से पहले कभी हान नाम का लड़का आया था। लूसी की बात सुनकर डॉल बोलती कि हाँ यहाँ पर आया था। लूसी बोलती क्या ये वही हान है जिसके बारे में ये लड़की बात कर रही है। वो डॉल फिर से बोलती कि हाँ ये बिल्कुल ठीक बात है। लूसी बोलती क्या वो बंदा अभी हमसे काफी ज्यादा दूर है। डॉल बताती कि नहीं वो तुमसे दूर नहीं है। लूसी बोलती सबसे जरूरी सवाल, क्या वो लड़का अभी तक जिंदा है। लूसी की इस बात को सुनकर वो डॉल बिल्कुल भी जवाब नहीं देता है। उसके चुप रहने का मतलब बिल्कुल यही होता है कि ना तो वो जिंदा है ना वो मरा हुआ है। लूसी उससे फिर से पूछती मुझे बताओ क्या वो सच में अभी तक जिंदा या फिर वो मर चुका है। लूसी की इस बात को सुनते वो डॉल काफी अजीब सी और क्रीपी सी आवाज में बोलता है कि हाँ वो लड़का अभी तक जिंदा है। इस आवाज को सुनने के साथ ही लूसी अचानक से अपनी गन को निकाल लेती। लूसी को ऐसा करता हुआ देखकर जोनू उससे बोलता है कि लूसी क्या हुआ, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो। हम देखते हैं लूसी जोनू की बात को नहीं सुनती। वो फिर से डॉल से पूछती क्या वो लड़का एक डीमन बन चुका है और क्या वो लड़का अभी यहीं कहीं पर मतलब कि हमारे इस घर के आसपास में। वो डॉल फिर से काफी क्रीपी तरीके से उसको बोलती हाँ तुमने बिल्कुल ठीक समझा, तुमने जो कुछ भी बोला वो बिल्कुल सच बात थी। वो लड़का एक डीमन बन चुका है और अभी वो बिल्कुल तुम्हारे पास में ही है। उस डॉल की इस बात को सुनने के साथ ही लूसी जोनू और गाफ को बोलती जल्दी से इस घर से बाहर निकलो। लूसी इतना बोली पा रही होती कि तभी उसके पीछे की तरफ की दीवार धीरे धीरे करके टूटने लग जाती है। वो दीवार इतनी खतरनाक तरीके से टूटती जैसे कि कोई बहुत ही बड़ी सी चीज उसको तोड़ते
हुए अंदर आ रही है। हम देखते हैं कि उस दीवार के टूटने के साथ ही गार्फ लूसी की तरफ को काफी तेजी के साथ में भागता हो जाता है कि लूसी के ऊपर वहाँ पर एक अटैक आ रहा होता है। इस चीज को देखते हुए गार्फ ने वहाँ पर अपने वेपन के साथ में उस चीज के ऊपर अटैक कर दिया होता है। हमारे गार्फ के एक ही अटैक के साथ में वो अजीब सी चीज धीरे धीरे करके पीछे की तरफ को हटने लगती है, लेकिन तभी उस चीज की तरफ से अजीब सी आवाज आती है जिसमें कोई बोलता है मार्डोना होजेन। ये आवाज बिल्कुल एक मोस्टे की तरह होती है और इसी वजह से हमारी होजेन बिल्कुल पूरी तरीके से शांत खड़ी रहती है। लेकिन तभी हम दूसरी तरफ उस मोस्टे की तरफ को भी देख रहे होते हैं। उस मोस्टे की बॉडी के एक पार्ट के ऊपर वहाँ पर एक बच्चा लगा होता है। ये बच्चा शायद वही हांस है जिसके बारे में हमारी होजेन पूछ रही है। तो वो हांस हमारी होजेन की तरफ को देखते बोलता है कि होजेन जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। उसकी इस बात को सुनने के साथ में होजेन तो पूरी तरीके से वहाँ पर खड़ी रह जाती है। इस वक्त हांस की इस बुरी सी हालत को देखकर वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रही होती। लेकिन दूसरी तरफ को छोटा सा बच्चा हंस अभी भी यहाँ पर हमारी होजेन को लगातार बस भागने के लिए बोल रहा होता है। उस बच्चे की इस आवाज को सुनने के साथ में वो मोस्टर उसकी तरफ को एक अटैक कर देता है और उसको खतरनाक तरीके से मारते हुए बोलता है कि कमीने बच्चे अपना फालतू सा मुंह बंद रख। हंस अब यहाँ पर एक ही अटैक के साथ में मारा जा चुका है और उसके मरने के साथ में हमारी होजेन तो पूरी तरीके से खामोश हो जाती है। और फिर इसी के साथ में हम फाइनली उस एक अजीब से मोस्टर को भी देख रहे होते हैं। उसकी पूरी बॉडी मोस्टर की होती है पर उसका फेस एक इंसान के फेस के जैसा होता है और वो इस वक्त यहाँ पर हमारी होजेन को ही देख रहा होता है क्योंकि हमारी होजेन उसके बिल्कुल सामने खड़ी होती है। होजेन बोलती कि नहीं, ये मेरा दोस्त हंस नहीं हो सकता, प्लीज मेरे दोस्त हंस को वापस कर दो। होजेन इन सभी को बोलती प्लीज मेरे हंस को बचा लो। लेकिन हमारी लूसी बोलती कि अब हम इसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकते। अगर कोई एक पर्सन एक बार डीमन बन जाता है या फिर उससे जुड़ जाता है तो फिर उसे बचाना बिल्कुल नामुमकिन है, हमें उसे बस मारना ही पड़ता है। वो मोस्टर हमारी हंस की तरफ को देखता है और बोलता है कि तुम इस छोटे से बच्चे को बस थोड़े से पैसे देती थी और उससे काफी सारे सामान को लिया करती थी। तुमने सच में इस बच्चे को काफी परेशान किया और ये सब कुछ बस तुम्हारी वजह से हो रहा है। उसके मरने में भी आज बस तुम्हारी गलती है। अभी मोस्टर का बस यही काम है, उस सामने वाले की पर्सन को तोड़ने की कोशिश करते हैं और ये सेम चीज उसने हंस के साथ में कर दी होती है। हमारी हंस तो उसके सामने रोने लग जाती है। वो बोलती क्या ये सच में मेरी गलती, क्या सच में मेरी वजह से हंस मारा जा चुका है। वो मोस्टर चिल्लाते बोलते कि हाँ कमीनी लड़की, सब कुछ बस तेरी गलती है। इतना बोलते हुए जोर जोर से वहाँ पर हंसने भी लग जाता है। उसको वहाँ पर हंसता हुआ देखकर हमारा जोनू अपनी उस पोटली के अंदर से वहाँ पर से कुछ ना कुछ तो निकालने लगता है और फिर तभी हम देखते हैं उस मोस्टर के फेस के ऊपर एक हल्की सी स्मोक आ चुकी होती है। वो स्मोक काफी ज्यादा अजीब होती है लेकिन हम देखते हैं कि उस स्मोक की वजह से उस मोस्टर की आंखें काफी जोर से जलन करने लग जाती है। बस इतना नहीं बल्कि वो तो जोर जोर से रोने लग जाता है। उसकी आंखों में इतना दर्द होता है कि वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। बस ये छोटे से स्मोक के साथ में उस मोस्टर की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वो जमीन पर लोट लोट कर वहाँ पर अपने आप के लिए चिल्ला रहा होता है। उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बस मरने वाला है। लेकिन ये चीज दूसरी तरफ से हमारी लूसी और गाफ देखते हैं। वो बोलते कि अब आखिर ये क्या चीज थी। अभी हम दूसरी तरफ को हमारे जोनो को देखते हैं जो कि हंस के पास में जाता है। बोलता है कि हंस तुम्हें रोने की कोई भी जरूरत नहीं और तुम उसकी बातों को मत सुनो। ये सभी कमीने लोग बस तुम्हें फालतू की बातें बोलकर तोड़ने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इतना बोलते हम वहाँ पर एक बग किलर नाम की किसी बोतल को देख रहे होते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारी होजेन हमारे जोनो के पीछे खड़ी होती है और जोनो हमारे होजेन के सामने खड़े होकर उस बग किलर की बोतल को पकड़ रखा होता है और वो उस बग किलर की बोतल के साथ में उस मोस्टर से लड़ने के लिए तैयार है। तो हमारे जोनो की इतनी खतरनाक स्पीच को सुनने के साथ में और उसकी जोश को देखने के साथ में होजेन अपनी आंखों को साफ करती है और उसे जोर से चिल्लाते बोलती कि प्लीज मेरे दोस्त को बचा लो। अभी भी शायद उसको बचाने की कोई एक उम्मीद हो सकती है। ऐसा लगता है कि जैसे उसका दोस्त हंस अभी भी जिंदा है। तो हम देखते कि हमारा जोनो उसकी तरफ को स्माइल करता है और बोलता है कि ठीक है हम कोशिश करते हैं। जोनो की इस बात को सुनने के साथ ही गार्फ और लूसी दोनों बाहर की तरफ को निकल चुके होते हैं। तो दोनों उस मोस्टर से फाइट करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन जोनो चिल्लाते बोलता है कि ये लो मैं तुम्हें एक चीज दे रहा हूँ। इतना बोलते हुए जोनो ने वहाँ पर उस बग किलर को उनकी तरफ को फेंक दिया होता है। बग किलर सीधा यहाँ पर हमारे गाफ की तरफ को गया होता है पर गाफ ने अपने वेपन के साथ में उसके ऊपर अटैक करते हुए उसको लूसी की तरफ को भेज दिया होता है। तो अब ये बग किलर की बोतल वहाँ से घूमते घूमते सीधा दूसरी तरफ को काफी तेजी के साथ में जा रही होती है। हमें पता चलता है कि वो बोतल हमारी लूसी की तरफ को नहीं गई होती बल्कि वो तो थोड़ा आसमान में ऊपर की तरफ को उठ गई होती है। तो हमें दिखाया था कि वो बोतल सीधा उड़ते हुए अब उस मोस्टर की बिल्कुल फेस के ऊपर जा चुकी होती है। ये चीज देखने के साथ ही लूसी अचानक से वहाँ पर जंप करते ऊपर की तरफ को जाने लगती है। हमें दिखाया था कि लूसी यहाँ पर अपने वेपन की तरफ को हाथ बढ़ा रही, शायद वो यहाँ पर अपनी गन को यूज करने वाली है। तो अब लूसी काफी तेजी के साथ में अपनी गन को बाहर निकालती है और बोलती कि पता नहीं क्यों मुझे इस बोतल के ऊपर अटैक करते हुए काफी ज्यादा एक्साइटमेंट फील हो रही है। तो देखना चाहते हो कि आखिर छोटी सी बोतल तुम्हारा क्या हाल कर सकती है। लूसी की इस हरकत को देखने के साथ ही जुनू को एक बात याद आती है। उसको याद आता है बोतल के पीछे लिखा होता है कि इसके अंदर आग काफी तेजी के साथ में लगती है। ये चीज याद करने के साथ ही जुनू चिल्लाते हुए बोलता है कि कमीनी लूसी जल्दी से वहीं पे रुक जा, इसके ऊपर गोली चलाने की कोई भी जरूरत नहीं है। जुनू इतना बोल तो देता है लेकिन वो काफी ज्यादा लेट हो चुका होता है कि दूसरी तरफ से हमारी लूसी ने उस बोतल के ऊपर फायर कर दिया। लूसी को ऐसा करता हुआ देखकर जुनू की तो फट चुकी है। वो हंस को और अपनी बच्ची को लेकर बस वहाँ से भागने लग जाता है। दिखाया जाता है कि जुनू जब तक वहाँ से भाग पाता है तब तक उस बोतल के अंदर काफी खतरनाक धमाका हो जाता है। मतलब कि छोटी सी बग स्प्रे की जो बोतल थी उसमें सच में बिल्कुल एक ग्रेनेड जैसा ब्लास्ट हुआ होता है। और इसी आखिरी ब्लास्ट के साथ में हमारी एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता है। अगर आप सभी लोग इस सीरीज को यहाँ तक लास्ट तक देख रहे हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है और मुझे बताना कि इस पूरी सीरीज के अंदर आपको कौन सा कैरेक्टर पसंद आ रहा है। सच बताऊं तो मुझे तो ये लूसी बिल्कुल पगलेट लगती है जो कि बिना कुछ पूछे बस कुछ भी कर देती है। तो चलो ठीक है, अब ज्यादा कुछ बात
बात ना करते हम इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।